पुस्तक 5, अध्याय 1, मार डालो, मार डालो, मार डालो, उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने दिया जा सकता। वे 6 आलीशान कपड़े पहने पुरुष और महिलाएं भी चिल्लाने लगे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि उनकी टुकड़ी टूट जाने और उन्हें दिया गया सुरक्षा कवच हट जाने के बाद उन्हें जल्द ही खोज लिया जाएगा, और एक बार जी निंग भाग गई तो खबर तेजी से फैल जाएगी और उन्हें तुरंत ढूंढ लिया जाएगा। उन्हें इस भयावह संरचना का ध्वज वापस अपने कब्जे में लेना था। जी निंग को भी फांसी देनी थी। मारना, उसे मार डालो। बड़ी संख्या में नौकर भी जी निंग की ओर बेतहाशा दौड़े। निंग ने तुरंत अपने भंडारण प्रकार के जादुई खजाने में संरचना ध्वज को जमा कर दिया, और साथ ही जैसे ही वह बाहर की ओर दौड़ा, उसकी पीठ पर लगे पंख प्रकार के जादुई खजाने तुरंत सक्रिय हो गए। उसी समय एक असीम मात्रा में प्रचंड आग तुरंत उतरी, जिसने उन सेवकों को घेर लिया और उन्हें जलाना शुरू कर दिया, जिससे सभी सेवक पीड़ा से चीखने लगे। स्वॉश स्वॉश स्वॉश। नौकरों के समूह में से 3 आकृतियां निंग की ओर झपटती हुई आईं। जियांटियन जीव। निंग ने तुरंत पहचान लिया कि वे तीनों ही जियांटियन जीव थे। लगता है इस नीच अमर साधक के नियंत्रण में कई जियांटियन जीव हैं। उसे मार डालो। मालिक ने उसे मार डालने का आदेश दिया है। ये तीनों जियांटियन जीव हत्या के इरादे से भरे हुए थे। ये सभी बेईज़िशान के सेवक थे जिन्हें जहर के जरिए नियंत्रित किया जाता था। बेईज़िशान के आदेशों की अवहेलना करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। तुरंत वे प्रकाश की किरणों में बदल गए और अलग अलग दिशाओं से निंग पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन निंग ने बस अपनी विंडविंग इवेजन तकनीक का इस्तेमाल करके आगे बढ़कर उनमें से एक मोटे सिर वाले, बड़े कानों वाले, दाढ़ी वाले आदमी से सीधे भिड़ंत कर दी। रा! बड़ा आदमी एक बड़ा हथौड़ा चला रहा था। स्विश! तलवार की रोशनी चमकी और वह बड़ा आदमी जमीन पर लुढ़क गया, अपनी छाती पकड़े हुए। जमीन खून से सन गई। एक ही वार में निंग की तलवार उसके दिल में घुस गई। छोटा बच्चा, एक बाज जैसी नाक वाला आदमी गुस्से से दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, तलवार की एक चमक ने उसका आधा सिर काट दिया और वह वहीं मर गया। तीसरा जियांटियन जीवन रूप, एक बूढ़ा आदमी, इतना डर गया कि उसका चेहरा बदल गया और वह तुरंत पीछे हट गया। आग की असीम लपटें बरसीं और 2 जियांटियन जीव भी पल भर में मर गए। तीसरा इतना भयभीत हो गया था कि तुरंत पीछे हट गया। इससे वे 6 स्त्री पुरुष एक दूसरे को घूरने लगे। उनके चेहरे पर अप्रिय भाव थे। कितनी भयानक गति! उसकी तलवारबाजी हम में से किसी से भी कहीं बेहतर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारे वरिष्ठ साथी प्रशिक्षु को मार सका। वे सभी समझते हैं कि यदि वे सब एक साथ आक्रमण भी करें तो भी परिणाम संभवतः वही एक ही शब्द होगा, मृत्यु। इस समय निंग मानो मृत्यु के देवता की तरह प्राण हरने वाला था। एक ओर आग की असीम लपटें उन सेवकों को झुलसा रही थीं, वहीं दूसरी ओर उसने उन जियांटियन जीवों का वध कर दिया था। बेईज़िशान के सेवक, आत्मिक प्राणी और शिष्य कुल मिलाकर 10 से ज्यादा जियांटियन जीव थे। बार ड्रैगन दाव सैनिकों। 6 में से सबसे छोटा, वह सुंदर युवक, अचानक एक भयंकर चीख निकालता है। बार ड्रैगन दाव सैनिक। बाकी 5 साथी प्रशिक्षुओं को तुरंत समझ आ गया। वे सभी गुस्से से चिल्ला उठे और साथ ही उनके शरीर पर काले कवच की एक परत चढ़ गई। अब वे सभी 6 लोग एक ही काले कवच में लिपटे हुए थे। गड़गड़ाहट! एक पल के लिए पूरा पहाड़ कांप उठा। इस विशाल पहाड़ को दरअसल बहुत पहले ही खोखला कर दिया गया था। पहाड़ के बीचों बीच मुख्य जगह के अलावा वहाँ बड़ी संख्या में छोटी छोटी गुफाएं भी खोदी गई थीं। आखिरकार यहाँ 10 लाख से ज्यादा आम लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। इस संख्या से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें रखने के लिए कितनी गुफाएं बनाई गई होंगी। स्वॉश 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 स्वॉश। जैसे आसमान से घने गुच्छों में बारिश की बूंदें गिर रही हों। हर पहाड़ी गुफा से एक के बाद एक गहरे हरे रंग के बख्तरबंद दाव सैनिक निकल रहे थे। हर दाव सैनिक जटिल, प्राचीन रूनों से ढका हुआ था जो दुनिया की ऊर्जा से प्रेरित थे। दाव सैनिक। निंग का चेहरा बदल गया। उसने दूर से देखा कि पहाड़ की सैकड़ों गुफाओं से बड़ी संख्या में सैनिक निकल रहे हैं। उसने तुरंत पहचान लिया कि वे दाव सैनिक हैं। इसके अलावा ये मेरे जी कबीले के क्रिम्सन गार्ड से भी ज्यादा शक्तिशाली दाव सैनिक हैं। अपने अनुभव के आधार पर निंग स्वाभाविक रूप से इन दाव सैनिकों के कवच पर उन रूनों की शक्ति को महसूस कर सकता था, जिससे वह और भी ज्यादा हैरान हो गया। 10,000 से अधिक दाव सैनिक आकाश से उतरे, और वहाँ 10 से अधिक काले बख्तरबंद जियांटियन जीवनरूपी दाव सैनिक भी थे, जो सभी आगे बढ़ रहे थे। मार डालो, जितने मार सकूं मार डालूं। निंग समझ गया कि वह उन्हें एकजुट नहीं होने दे सकता। वह तुरंत अपने पंखों के साथ एक विशालकाय रॉक की तरह 1 किलोमीटर दूर एक स्थान की ओर बढ़ा। ये दाव सैनिक लगभग सभी हुतियन स्तर के थे और इसलिए बहुत तेज थे। तुम सब मर जाओ। जी निंग, जिसका चेहरा जहर की वजह से लाल हो गया था, पूरी तरह से पागल हो गया था। पल भर में आकाश से प्रचंड मात्रा में आकाशीय अग्नि और असीम मात्रा में बर्फ जमने लगी, जो हर दिशा में बेतहाशा फैल गई। निंग अब पानी और आग को नियंत्रित करने की अपनी सारी शक्ति खो चुका था। सावधान! गठबंधन इकट्ठा करो। 10,000 से ज्यादा दाव सैनिकों में से हर 9 सैनिक प्राकृतिक जगत की शक्ति का आह्वान करते हुए एक साथ जुड़ गए। उनके शरीर के पीछे एक अजगर का ब्रह्म धीरे से प्रकट हुआ। उस प्रचंड ज्वाला और बर्फीली बर्फ के हमले का सामना करते हुए ज्यादातर जो जुड़ गए थे वे मुश्किल से ही हमले का सामना कर पाए, जबकि जिन लोगों ने तुरंत अपनी जान नहीं गंवाई थी, खासकर वे जो ज्वाला और बर्फ के बीच में थे, गर्मी और ठंड के झोंके एक दूसरे से टकरा रहे थे, जिससे जो लोग जुड़ गए थे वे भी अपनी जान गंवा बैठे। ग्रैंड फ्लड ड्रैगन फॉर्मेशन। 10 से अधिक काले कवचधारी जियांटियन जीव भी एक साथ पंक्तिबद्ध होकर आक्रमण करना चाहते थे। अच्छा नहीं,
जलीय जागीर में निंग ने 9 जियांटियन जीवों को दाव सैनिक कवच पहने देखा था। वह कैसे चुपचाप खड़ा रहकर इन 10-10 लोगों को अपनी मनमानी करने दे सकता था। जलज्वाला कमल, इन सबको पीसकर मार डालो। एक पल में निंग ने 9 जलज्वाला कमल बनाए और उनमें से 9 लोगों को घेर लिया। 9 जलज्वाला कमल कहीं से प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक में एक पंखुड़ी अग्नि की और एक पंखुड़ी जल की थी, एक ऊपर और एक नीचे, और वे अपने लक्ष्य पर गिर पड़े। कंधे पर सांप लिए हुए महिला ने एक तीखी चीख मारी और उसे मार दिया गया, बारीक टुकड़ों में पीस दिया गया। जल्दी गठन को इकट्ठा करो। हालांकि वे सभी दल को इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन जलज्वाला कमलों से घिरे 9 लोगों में से 6 पहले ही मर चुके थे और 3 गंभीर रूप से घायल थे। इससे शेष जियांटियन प्राणी स्तब्ध रह गए। इस तरह की क्षमता बेहद भयावह थी। इतनी दूरी पर यह आदमी एक साथ 6 जियांटियन प्राणियों को मार सकता था। सामान्यतः जियांटियन प्राणी लंबी दूरी के हमले करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वे जादुई खजानों पर सवार होकर दूर के हमलों में शामिल नहीं हो सकते थे। मारे गए 6 लोग बहुत बदकिस्मत थे। वे आग और पानी से नहीं डरते थे, जिन्हें निंग नियंत्रित कर सकता था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि निंग इस जलज्वाला कमल को अंजाम देगा, जिसमें दाव के सच्चे अर्थ का संकेत छिपा था। अगर उन्हें पहले से पता होता तो वे सभी तुरंत सुरक्षात्मक दाव मोहरें तैयार कर लेते और इस तरह अपनी जान तुरंत नहीं गंवाते। संरचना को इकट्ठा करो। सुंदर युवक का काला कवच तुरंत रूनों से चमकने लगा, जबकि उसी समय वे रून जो अनेक साधारण दाव सैनिकों के पीछे भ्रामक ड्रैगन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए, एक बड़े समूह में एक साथ जुड़ गए। पलक झपकते ही वह सुंदर युवक हजारों साधारण दाव सैनिकों से जुड़ गया और उसके पीछे एक बार ड्रैगन का भ्रम प्रकट हुआ। गठन को इकट्ठा करो, गठन को इकट्ठा करो। एक के बाद एक जियांटियन जीवन रूप तुरंत दाव सैनिकों से जुड़ने लगे। कुछ ने 1000 सक्रिय किए, जबकि अन्य ने 500 सक्रिय किए। हालांकि अधिकतम 1000 दाव सैनिक थे, निंग ने उनमें से बहुत से लोगों को मार डाला था। दुर्भाग्य से बहुत सारे दाव सैनिक मारे गए हैं और हमारे पास 9000 भी नहीं हैं। वरना एक बार जब हम मिलकर पूरा फ्लड ड्रैगन बना लेते तो हम उसे आसानी से मार सकते थे। एक के बाद एक मायावी फ्लड ड्रैगन हवा में प्रकट हुए, जिसके परिणामस्वरूप कुल 8 मायावी फ्लड ड्रैगन बन गए, जिन्हें उन 8 जियांटियन जीवन रूपों और हजारों दाव सैनिकों द्वारा नियंत्रित और निर्मित किया गया। लेकिन भले ही हम एक बड़े बार ड्रैगन में बदलने में सक्षम नहीं हैं, फिर भी वह मर जाएगा। पहाड़ की गहराई में, उस निजी कमरे में, उस प्राचीन अलंकृत हंडे के बीच में हरी लौ टिमटिमा रही थी। रक्त लाल झंडा उस समय वहां मंडरा रहा था और बड़ी संख्या में भयानक प्रेत चुपचाप दहाड़ रहे थे, बेतहाशा हमला कर रहे थे। बेई जिशान कमल मुद्रा में बैठे थे, उनका चेहरा अतुलनीय रूप से भयावह था। जी निंग नाम का यह व्यक्ति वास्तव में मेरे भव्य स्वरूप को तोड़ने में सक्षम था। जिशान उन्मत्त और क्रोधित दोनों था। वह स्वयं इस पूरे समय छिपता, भागता और इस शक्तिशाली जादुई खजाने को परिष्कृत करने और इस प्रकार अचानक शक्ति प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन इस महान स्वरूप के बिना उसके छिपने का कोई रास्ता नहीं था। इसके अलावा अभी भी कई भयानक प्रेत थे जिन्हें अवशोषित किया जाना बाकी था। अभी वह जो करने की कोशिश कर रहा था वह इस प्रक्रिया को बलपूर्वक रोकना था, क्योंकि वह कई भयानक प्रेतों को त्यागना चाहता था। हालांकि इस तरह का अतुलनीय रूप से पापी जादुई खजाना बनाना भी अतुलनीय रूप से खतरनाक था। अगर वह सावधान न रहे तो वह खुद ही निगल जाएगा। उसे रोकने की कोशिश में भी बेहद सावधान और सतर्क रहना पड़ा। उसे उन सभी भयानक प्रेतों को मारना पड़ा जिन्हें अभी तक शुद्ध नहीं किया गया था, तभी उसे मारा जा सकता था। अगर उसने ऐसा जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह खुद ही निगल जाएगा। रुकने के लिए समय की आवश्यकता थी। गुरुवर, यहाँ 9000 से भी कम दाव सैनिक हैं। पहाड़ के भीतर से एक आत्मिक जानवर जो मानव रूप में परिवर्तित हो गया था उन्मत्त होकर चिल्लाया। क्या? बेई जिशान, जो अभी अपनी बेचैनी को बलपूर्वक दबा रहा था, अपने आत्मिक पशु के शब्द सुनकर तुरंत उन्मत्त हो गया। 9000 से भी कम दाव सैनिक, 9000 से भी कम के साथ एक विशाल बार ड्रैगन में बदलना संभव नहीं है। इस निंग की शक्ति के बल पर वह बिल्कुल भाग सकता है। ठीक इसी समय रक्तलाल ध्वज अचानक हिलने लगा, क्योंकि अनगिनत भयानक प्रेत बेतहाशा मुक्त होने का प्रयास कर रहे थे। अच्छा नहीं है। बेई जिशान ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उसे पता था कि जैसे ही उसकी पकड़ ढीली होगी वे भयानक प्रेत उस पर टूट पड़ेंगे और शायद आज ही उसकी मौत हो जाएगी। बेई जिशान ने तुरंत अपने हाथ में एक छोटा सा थैला निकाला जो ब्रोकेट के पस जैसा दिख रहा था। उस छोटे से पस के अंदर से एक काला ताबूत अचानक प्रकट हुआ जो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। ताबूत तुरंत खुल गया और एक दिल दहला देने वाली आभा बाहर निकली। काले फर से ढका एक बड़ा पंजा ताबूत के किनारों को पकड़ता हुआ उठ बैठा। यह एक काले फर वाला ज़ॉम्बी था जिसकी हरी आंखें चमक रही थीं। फुश! काले बालों वाला ज़ॉम्बी जमीन पर उतरा। उसका शरीर एक काली ऊर्जा से घिरा हुआ था जो नंगी आंखों से दिखाई दे रही थी। ये काली ऊर्जा एक नेक्रोमेंटिक आभा थी और अगर कोई जियांटियन जीव इसे अवशोषित कर लेता तो वह निश्चित रूप से जहर खाकर मर जाता। यह ज़ॉम्बी बेई जिशान के आखिरी तुरुप के पत्तों में से एक था। उसने इसे एक जिफू शिष्य की लाश से बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। जाओ, उसे मार डालो, ज़ीशान ने आदेश दिया। ज़ॉम्बी न तो जीवित थे और न ही मृत। काले बालों वाला ज़ॉम्बी उस स्तर पर था जहां उसकी बुद्धि एक निश्चित स्तर तक पहुंच गई थी। वह ज़ीशान के शिष्यों को पहचान सकता था और परिस्थितियों के साथ साथ अपने दुश्मनों को भी तुरंत पहचान सकता था। ये काले बालों वाला ज़ॉम्बी पहले से ही जीफू शिष्य के समान था और बेहद खतरनाक था।
काले बालों वाले ज़ॉम्बी ने धीमी आवाज में घुरघुराहट की, फिर बाहर चला गया। फिर एक ही छलांग में लगभग 150 मीटर गहरी सुरंग से बाहर कूद गया। पुस्तक 5, अध्याय 2, लघु हजार तलवार गठन, मार डालो। नीला अग्निपक्षी और काला नाग इस समय ऊंचे आसमान में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्हें जी नेम का पता लगाने का आदेश था, लेकिन इससे पहले ही काला नाग 3 बार चिल्ला चुका था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। क्या ऐसा हो सकता है कि युवा स्वामी यहाँ नहीं है? काले सांप ने उन्मत्त होकर कहा। भाई ब्लैक, नीचे देखो, नीला अग्निपक्षी मानव भाषा में बोला। काले सर्प ने नीचे की ओर देखा और पाया कि पूर्व में शांत रहे पहाड़ पर बड़ी संख्या में बख्तरबंद दाव सैनिक प्रकट हुए थे, जो बर्फ से घिरे हुए थे और आग की लपटें उठ रही थीं। उन दाव सैनिकों और जियांटियन जीवन रूपों ने बलपूर्वक 8 भ्रामक बार्ड ड्रैगन का रूप ले लिया था, और उन भ्रामक बार्ड ड्रैगन से निकलने वाली शक्ति ने नीला अग्नि पक्षी और हवा में काले सर्प को भी झटका महसूस कराया। दाव सैनिक, हजारों सैनिक एक साथ आ सकते हैं? नीला अग्निपक्षी और काला सर्प चौंक गए। स्वेलो पर्वत के विभिन्न स्थानीय आधिपत्य ऐसी क्षमता नहीं रखते थे। केवल ब्रांजिया राजवंश के सैनिक, जो साउथमोट शहर में तैनात थे, ही ऐसा करने में सक्षम थे। इतनी शक्ति, अगर हम दोनों भी हमला करने लगें, तो शायद हम आसानी से नष्ट हो जाएंगे। देखिए, युवा मास्टर जीनिंग। इन हजारों दाव सैनिकों के सामने एक पशुवेशधारी युवक प्रकट हुआ, जिसके चेहरे से अतुलनीय जंगलीपन और बर्बरता का आभास निकल रहा था। वह निंग था, युवा गुरु जीनिंग। वह हजारों सम्मिलित दाव सैनिकों का विरोध कैसे कर सकते हैं? जी निंग, जल्दी करो, भागो। काला सांप हवा में उन्मत्त होकर चिल्लाया। पहाड़ के भीतर खंभों से बंधे जियांटियन जीव भी घबराहट से बाहर की ओर देख रहे थे। बाहर असीम मात्रा में आग और बर्फ की लपटें देखकर वे भी स्तब्ध रह गए। युवा गुरु जीनिंग, वह जिफू शिष्य, इस समय उस दुष्ट जादुई खजाने को निखार रहा है। फिलहाल उसका ध्यान भटकाना संभव नहीं है। जल्दी करो, भाग जाओ। ब्लाइंड फिश बेतहाशा चीखी। जी निंग, जल्दी से निकल जाओ, अगर देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। जी जेडविच भी दहाड़ा, उसका गला रुंध गया। जल्दी चले जाओ। जी कबीले के सभी जियांटियन जीव उन्मत्त होकर चिल्ला रहे थे। वे इतने लंबे समय से यहाँ बंधे हुए थे और अक्सर उन लोगों की बातचीत सुनते थे और कुछ भयानक प्रेतों को पहाड़ की गहराइयों में प्रवेश करते देखा था। वे जानते थे कि यहाँ एक जिफू शिष्य एक अतुलनीय रूप से घृणित जादुई खजाने को परिष्कृत कर रहा है। एक बार जब यह व्यक्ति इसे पूरा कर लेगा और व्यक्तिगत रूप से हमला करेगा, तो इसके क्या परिणाम होंगे? क्या हजारों जुड़े हुए दाव सैनिक, बंधे हुए जियांटियन जीवों के समूह ने अचानक देखा कि वे कई दाव सैनिक, जो आग से जल रहे थे या पाले से जमे हुए थे, अचानक कई भ्रामक बार्ड ड्रैगन में बदल गए। वे केवल एक छोटा सा हिस्सा ही देख पा रहे थे, लेकिन यह उन्हें चौंका देने के लिए काफी था। जल्दी भागो जी निंग, अब यहाँ से चली जाओ। वे सभी अतुलनीय रूप से उन्मत्त थे। आसमान से अपने अंकल ब्लैक की उन्मत्त चीखें और साथ ही अपने गुरु ब्लाइंड फिश, जी जेडविच, ओटाइल, जी शान और पहाड़ की गहराई में बंधे अन्य लोगों की आवाजें सुनकर पहले से ही जहर से ग्रस्त जी निंग और भी ज्यादा बेकाबू कैसे न हो सकता था। भाग जाए, वह क्यों भागेगा? अगर वह भाग भी गया तो भी उसकी मौत निश्चित है। अगर वह उस जिफू शिष्य को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता, तो उसे जिंदगी मिल सकती थी। मार डालो। निंग ने अपने सामने हजारों दाव सैनिकों को देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना सबसे शक्तिशाली मारक प्रहार किया। गड़गड़ाहट। निंग के चारों ओर 300 से ज्यादा तलवार प्रकार के जादुई खजाने अचानक प्रकट हो गए। हर एक तलवार सफेद रोशनी से मंद मंद चमक रही थी और साथ ही प्राकृतिक दुनिया की शक्ति को भी सक्रिय कर रही थी। निंग पहले ही संरचनाओं में एक बहुत ही उच्च स्तर की सिद्धि प्राप्त कर चुका था और इसलिए छोटे हजार तलवारों वाली संरचना को निष्पादित करने की उसकी क्षमता में भी स्पष्ट रूप से काफी सुधार हुआ था। ये पहले जैसा नहीं था, जहां वह इसे रटकर और याददाश्त से नियंत्रित करता था। अब वह अपने भीतर निहित कुछ रहस्यों को समझ गया था और जानता था कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से कैसे निर्देशित किया जाए। वे क्या हैं? तलवारें इस तरह कैसे उड़ सकती हैं? उड़ते जादुई खजाने। उन हजारों दाव सैनिकों में से 8 जियांटियन जीव पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। सैकड़ों उड़ती तलवारों को वहां मंडराते देखकर उन्हें तुरंत कुछ याद आया। जिफू शिष्य। जादुई खजानों को नियंत्रित करने और उन पर उड़ने के लिए कम से कम जिफू शिष्य होना जरूरी था। ये तो आम बात थी, लेकिन अब ये युवक सचमुच जादुई खजानों पर उड़ रहा था। लेकिन वे ये कैसे सोच सकते थे कि निंग की आत्मा पहले ही दिव्य इच्छा के स्तर पर पहुंच चुकी थी, जिसके कारण वह ऐसा करने में सक्षम था। वह एक जिफू शिष्य है गुरु, वह एक जिफू शिष्य है। वह युवक एक जिफू शिष्य है। दाव युद्ध कवच में कुछ जियांटियन जीवन रूप पहले से ही हताश होकर चिल्लाने लगे थे। तो फिर मर जाओ। निंग ने तुरंत अपने सामने उस धड़कती चमकती तलवार को नियंत्रित किया। स्विश। उस धड़कती तलवार की रोशनी ने तुरंत एक बेमिसाल खूबसूरत चाप में वार किया और हवा में एक वीरान खूबसूरत रेखा छोड़ दी। उसने उस खूबसूरत युवक की छाती को आसानी से चीर दिया और वह खूबसूरत युवक अविश्वास से आंखें फाड़े देखता रहा। जिफू, जिफू। मरते हुए भी उसे इस पर यकीन नहीं हो रहा था। नहीं, लंबा मांसल आदमी चिल्लाने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, तलवार की चमक ने उसे भी छेद दिया। आखिरकार उनका दाव सैनिक दल वास्तव में एक बार्ड ड्रैगन में नहीं बदला था। उन्होंने केवल 8 भ्रामक तल ड्रैगन बनाए थे। प्रत्येक भ्रामक बार्ड ड्रैगन एक जियांटियन जीवन रूप दाव सैनिक और सैकड़ों या हजारों हाउटियन दाव सैनिकों से बना था।
केवल रक्षा के मामले में वे जलीय मनों के दूसरे परीक्षण के 9 जियांटियन दाओ सैनिकों की संयुक्त सेना से वास्तव में कमतर थे। निंग स्वाभाविक रूप से नजदीकी मुकाबले के माध्यम से और रेनड्रॉप के सच्चे अर्थ का उपयोग करके जीतने में सक्षम था, लेकिन ऐसा करना बहुत थकाऊ होगा और उसे एक समूह हमले का सामना करना पड़ेगा। पर अब इस चौथे स्तर कम 1000 तलवारों वाली संरचना पर भरोसा करके वह एक क्रमबद्ध जादुई खजाने का उपयोग करके एक प्रारंभिक ज़िफू शिष्य की शक्ति को प्रकट करने में सक्षम था। भले ही दुश्मन के पास सचमुच 9000 दाओ सैनिक और 9 जियांटियन जीवन रूप हो और वह एक सच्चे बार्ड ड्रैगन का रूप धारण करने में सक्षम हो, तब भी निंग लड़ने में सक्षम होगा। और अब जब दुश्मन ढीली रेत की एक थाली की तरह था, बिना आकार और बिना आकार का, उसने स्वाभाविक रूप से उन्हें उतनी ही आसानी से काट डाला जितना कि सब्जियों को काटते हैं। ज़िफू शिष्य वह एक ज़िफू शिष्य है। तलवार की रोशनी एक और सुंदर चाप में फटी और उन 8 जियांटियन दाओ सैनिकों को एक के बाद एक भेदती हुई निकल गई। उन जियांटियन दाओ सैनिकों ने भागने की कितनी भी कोशिश की, उनकी गति उस तलवार की रोशनी की गति से अतुलनीय रूप से धीमी थी। हालांकि आसपास के हाउटियन दाओ सैनिकों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन हाउटियन दाओ सैनिकों को भी आसानी से मार डाला गया। एक ज़िफू शिष्य एक के बाद एक वीरान चीखों ने पूरे पहाड़ को हिलाकर रख दिया। ये जियांटियन दाओ सैनिक इसे स्वीकार करने की अनिच्छा से भर गए थे। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि जी निंग नाम का ये युवक असल में एक ज़िफू शिष्य था। उन्हें एक ज़िफू शिष्य के खिलाफ युद्ध करने का आदेश, वे ये स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि उनकी मौत ऐसे ही होगी। अगर उन्हें पता होता तो वे बाहर ही नहीं आते। क्या यह हवा में नीला अग्निपक्षी और काला सर्प अपनी आंखें चौड़ी करके मुंह खोले हुए देख रहे थे। नीचे से निंग हवा में मंडरा रही सैकड़ों तलवारों को नियंत्रित कर रहा था और फिर एक तलवार की रोशनी में बदल गया जो हर किसी और हर चीज पर हावी हो रही थी। यह एक बिल्कुल अलग स्तर की शक्ति थी। जिस तरह जियांटियन जीव हाउटियन विशेषज्ञों का नरसंहार कर सकते थे, उसी तरह उस तलवार की रोशनी ने उन 8 जियांटियन दाओ सैनिकों को आसानी से मार डाला और उनकी मृत्यु के साथ वे हाउटियन दाओ सैनिक स्वाभाविक रूप से अपनी भव्य संरचना को बनाए रखने में असमर्थ थे। निंग वह ज़िफू शिष्य है। काला सांप जिसने निंग को बचपन से बड़ा होते देखा था, वह भी कुछ हद तक स्तब्ध था। यहाँ तक कि ब्लाइंड फिश, जेडविच, शान और पहाड़ में फंसे अन्य लोग जो निंग को भाग जाने के लिए बेतहाशा पुकार रहे थे, स्तब्ध रह गए। इस कोण से वे निंग को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन गुफा के प्रवेश द्वार से वे कई दाओ सैनिकों को देख पा रहे थे। उन्होंने काले कवच पहने उन दाओ सैनिकों यानी जियांटियन दाओ सैनिकों को एक अतुलनीय रूप से चमकदार तलवार की रोशनी से एक एक करके आसानी से भेदते हुए देखा। वे सभी जियांटियन दाओ सैनिक मरकर गिर पड़े। इसके अलावा जब वे मर रहे थे तो वे सभी दुख और क्रोध से चिल्ला रहे थे। ज़िफू शिष्य, एक ज़िफू शिष्य, ब्लाइंड फिश और अन्य लोग, जिनमें स्वेलो पर्वत क्षेत्र की अन्य शक्तियों के अन्य दयनीय जियांटियन जीव भी शामिल थे, सभी कुछ हद तक स्तब्ध थे। क्या ऐसा हो सकता है कि निंग के अलावा कोई और ज़िफू शिष्य भी हमला कर रहा था? लेकिन इस समय टकराना, उस अंधेरी भूमिगत गुफा के पहले से खुले प्रवेश द्वार से अचानक एक काली परछाई बाहर निकली। उसकी हरी पुतलियां उन जियांटियन जीवों को छू गईं जो इस गुफा में बंधे हुए थे। यहाँ अभी भी कुछ साधारण सेवक थे जो युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। 2 बदकिस्मत बदमाश, क्योंकि वे गुफा के प्रवेश द्वार के काफी करीब थे। उनके शरीर पर काले बालों वाले ज़ॉम्बी के प्रकट होते ही उसके चारों ओर घूमती काली नेक्रोमेंटिक ऊर्जा ने आक्रमण कर दिया। ये दोनों बदकिस्मत कमीने दाओ सैनिक नहीं बन पाए थे। स्वाभाविक रूप से उनकी क्षमताएं बहुत साधारण थीं। जैसे ही परी आभा ने उनके शरीर पर आक्रमण किया, उन्होंने वीरान चीखें निकालीं और फिर तेजी से तरल के गड्ढों में विलीन हो गए। काले बालों वाला ज़ॉम्बी पहले ही एक ही कदम में गुफा के प्रवेश द्वार से आगे निकल गया था। युवा स्वामी, सावधान! ब्लाइंड फिश उन्मत्त होकर चिल्लाया। निंग ने ये देखकर कि जियांटियन दाओ सैनिकों को मार दिया गया है, अपनी 300 से ज्यादा तलवारें वापस ले लीं। आखिरकार वह अभी भी जियांटियन का एक प्रारंभिक चरण ही था। उसके शरीर में जियांटियन की पर्याप्त सघन नहीं थी। अगर उसे हजारों तलवारों पर नियंत्रण करना होता तो उसकी की शायद एक ही हमले में खत्म हो जाती। अगर वह सिर्फ इन 300 या इतने ही तलवारों का इस्तेमाल करता तो भी वह सिर्फ 10 बार ही हमला कर पाता। उसका असली प्रतिद्वंद्वी वह सचमुच भयानक ज़िफू शिष्य था। दहाड़! एक गुस्से भरी दहाड़ गूंजी और दूर से एक काली परछाई उड़ती हुई आई। क्या वह ज़िफू शिष्य है? निंग के पंखों जैसा जादुई खजाना कांप उठा और वह तुरंत एक चाप में उड़ गया, जिससे उनके बीच कुछ दूरी बन गई। एक जोरदार आवाज के साथ वह काली परछाई जमीन पर धंस गई, जिससे जमीन पर 30 मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। ये देखकर निंग के चेहरे का भाव बदल गया। काले बालों वाला ज़ॉम्बी निंग को घूर रहा था। उसके शरीर के चारों ओर काली धुंध जैसी जादुई आभा घूम रही थी। यह आदमी बहुत ताकतवर है और इसकी रफ्तार बहुत तेज है। निंग अभी भी स्तब्ध था और उसे उस काले बालों वाले विपथन की भी याद आ रही थी जो एक्वाटिक मैनर में तीसरे परीक्षण के रूप में आया था। हालांकि इस काले बालों वाले ज़ॉम्बी ने निंग को एक दुष्ट, भयावह एहसास दिया और उसके शरीर के चारों ओर एक काला कोहरा घूम रहा था। वह विपथन जो एक्वाटिक मैनर में तीसरे परीक्षण के रूप में आया था, ऐसा नहीं था। मार डालो! काले बालों वाले ज़ॉम्बी ने निंग को घूरा, फिर उसकी ओर दौड़ा। स्वॉश स्वॉश स्वॉश! पंख जैसे जादुई खजानों को सक्रिय करते हुए निंग एक भूत की तरह लगातार चकमा देता हुआ आगे बढ़ रहा था। हालांकि हर बार चकमा देना थोड़ा मुश्किल था, फिर भी वह बच निकलने में कामयाब रहा।
कभी कभी उसके हाथों में मौजूद डार्कनॉर्थ तलवारें काले बालों वाले ज़ॉम्बी पर वार करती, लेकिन उस पर सिर्फ सफेद धब्बे रह जाते। यह आदमी जलीय जागीर में रहने वाले काले बालों वाले विपथन जैसा ही लगता है। उसकी ताकत बहुत ज्यादा है, उसकी गति तेज है और उसका शरीर अतुलनीय रूप से मजबूत है। हालांकि उसकी ताकत बहुत कम है। उनके बीच हुई मुलाकात में निंग को तुरंत पता चल गया कि काले बालों वाले ज़ॉम्बी का बल प्रयोग करने का तरीका बहुत ही भद्दा था, जबकि पानी के नीचे की जागीर में रहने वाला काले बालों वाला प्राणी बुद्धिमान था। पैरों की गति और हथेली की तकनीकों दोनों के मामले में हालांकि हर हरकत आसान लग रही थी, निंग की चमत्कारी बचाव तकनीकों के बावजूद वह बच नहीं पा रहा था। तकनीक के उन्नत स्तर पर भी नहीं। निश्चित रूप से कोई जिफू शिष्य नहीं। मेरे जहर का मारक शायद उस जिफू शिष्य के पास है। वह बाहर नहीं आया है, जिसका मतलब है कि वह अभी विचलित होने की स्थिति में नहीं है। मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना होगा। निंग समझ गया कि जिफू शिष्य का अभी भी बाहर न आना निश्चित रूप से एक मुश्किल स्थिति में है। जब वह बीमार था तो उसे मारने के लिए जाओ। स्वूश! निंग की पीठ पर लगे पंख जैसे जादुई खजाने कांप उठे। फिर उसे एक घुमावदार रेखा में ले गए और काले बालों वाले ज़ॉम्बी के आगे निकल गए। ज़ॉम्बी भयंकर रूप से चीख रहा था, निंग पर हमला करना चाहता था, लेकिन निंग विंडविंग इवेजन का इस्तेमाल करते हुए उसके जैसे लोगों के हाथों कैसे पकड़ा जा सकता था। जी निंग! पहाड़ से अचानक एक भयावह ठंडी तीखी आवाज आई। निंग ने तुरंत देखा कि पहाड़ के बीचों बीच गुफा के प्रवेश द्वार के सामने एक आदमी ढीला ढाला काला लबादा पहने खड़ा था। इस आदमी के बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा पूरी तरह से राख जैसा था। रंग का जरा भी नामो निशान नहीं था। उस आदमी की तैलीय हरी आंखों ने निंग को उस काले बालों वाले ज़ॉम्बी से भी ज्यादा हैरान कर दिया था। पुस्तक 5 अध्याय 3 मौत तक की लड़ाई। बेईज़ान ने अपनी निगाहों से आसपास के इलाके को देखा। उसने बर्फ से जमे या आग की लपटों से झुलसे इलाकों और ढेर सारी लाशों को देखा। खासकर जब उसने लाशों के बीच उन जियांटियन जीवनरूपी दाव सैनिकों के शरीर देखे तो ज़िशान का दिल बैठ गया। उसका दिल बैठ गया। ये उसके मातहत थे। इस तरह के पापी जादुई खजाने को गढ़ने और निखारने के लिए उसे लोगों को यातना देने और प्रताड़ित करने के लिए कई मातहतों की जरूरत थी, और साथ ही कुछ शक्तिशाली मातहतों की भी जरूरत थी जो उसके लिए जियांटियन जीवन रूपों को पकड़ सकें। सब बर्बाद हो गया। ज़िशान ने जीनिंग की ओर देखा। उसकी निगाहें एक भयावह द्वेष से भरी थीं। मेरे शिष्यों और सेवकों सबका तुमने सफाया कर दिया। वे संभावित भयानक प्रेत जिन्हें मैं इतने लंबे समय से साधना और परिष्कृत कर रहा था और जिनका अंत होने ही वाला था, तुमने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। मैं बेईज़ान असल में तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के कारण इतना नुकसान झेल रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। दरअसल मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना होगा और तुम्हें यह एहसास दिलाना होगा कि अपनी आत्मा को पीड़ा पहुंचाने का क्या मतलब होता है। जिफू शिष्य, वह एक जिफू शिष्य है। हजारों दाव सैनिकों के बीच अभी भी कुछ लोग भय से चीख रहे थे। क्या तुम जिफू के शिष्य हो? बेईज़ान ने निंग को घूर कर देखा। आखिरकार निंग के व्यवधान के कारण उसका दुष्ट जादुई खजाना आधा ही पूरा हुआ था। हालांकि इस आधे अधूरे जादुई खजाने के साथ भी ज़िशान को जिफू का एक शीर्ष व्यक्ति माना जा सकता था। हालांकि उसके शिष्यों के बीच हुई बातचीत के आधार पर यह निंगजी वंश का सिर्फ 12 साल का एक युवक था। एक 12 वर्षीय बच्चा जो जिफू शिष्य बन गया था। अगर यह सच था तो ज़िशान सचमुच चिंतित था। इतनी कम उम्र में जिफू शिष्य बनने का मतलब शायद यही था कि उसके साथ कोई चमत्कारी घटना घटी थी। शायद उसके पास कोई गुप्त तकनीक होगी। जिफू शिष्य, अगर मैं कहूँ कि मैं जिफू शिष्य नहीं हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? निंग ने ठंडे स्वर में कहा। स्वूश! ज़िशान वहीं खड़ा था, तभी अचानक उसके पैरों के नीचे एक नाव दिखाई दी। नाव पर चढ़ते ही ज़िशान तुरंत निंग से दूर जाने लगा। अपनी लंबी काली पोशाक पहने ज़िशान निंग को बेरुखी से घूर रहा था। उसने पहले ही तय कर लिया था कि निंग भी उसके स्तर का विशेषज्ञ है, इसलिए वह तुरंत दूर चला गया। अमर साधक सभी प्रकार के होते थे। फिंगॉड बॉडी रिफाइनर्स को नजदीकी युद्ध पसंद था, जबकि अन्य जो जादुई खजानों, जहरों, गोलेमों आदि का इस्तेमाल करना पसंद करते थे, वे स्वाभाविक रूप से अपनी तकनीकों का इस्तेमाल करने से पहले दूर हटना पसंद करते थे। आखिरकार नजदीकी युद्ध बहुत खतरनाक होता था। उदाहरण के लिए बेईज़ान को जहर और जादुई खजानों का इस्तेमाल करना पसंद था। बूम! एक काला पंजा अचानक प्रकट हुआ, आगे की ओर बढ़ता हुआ और पीछे से निंग पर हमला कर दिया। निंग के पंखों जैसा जादुई खजाना कांप उठा और वह एक चाप में उड़ गया और तुरंत चकमा देकर निकल गया। जहां तक उस काले पंजे की बात है तो सिर्फ हमले की हवा ने ही जमीन को चीर डाला था। काले बालों वाला ज़ॉम्बी दहाड़ता हुआ निंग की ओर दौड़ा। बेईज़ान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। निंग ने काले बालों वाले ज़ॉम्बी को चकमा देते हुए एक साथ 400 से अधिक तलवार प्रकार के जादुई खजाने प्रकट किए, जो सभी निंग के नियंत्रण में थे और तुरंत एक धुंधली सफेद रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। बिल्कुल, उन सबको जबरदस्ती नियंत्रित करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस उन्हें सही दिशा में ले जाना है। जब मैं छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नियंत्रित कर लेता हूँ तो इस छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना को नियंत्रित करना बहुत आसान हो जाता है। निंग ने पहले भी संरचनाओं पर ध्यान करते हुए छोटी 1000 तलवारों वाली संरचना के 5वें स्तर का परीक्षण किया था, पानी के नीचे की हवेली में। हालांकि वह इसका इस्तेमाल करने में सक्षम था, लेकिन ये बहुत थका देने वाला था। लेकिन इस बार उसके लिए ये साफ तौर पर बहुत आसान था।
इसके अलावा निंग के लगातार परीक्षण की बदौलत 405 तलवार प्रकार के जादुई खजानों पर उसका नियंत्रण और भी मजबूत हो गया था और निंग की दिव्य इच्छा के लिए उन्हें नियंत्रित करना और भी आसान होता जा रहा था। जादुई खजाने। अपनी उड़न तश्तरी पर सवार ज़ीशान ने दूर से ये देखा। उसका चेहरा बदल गया। वह जादुई खजानों को नियंत्रित कर सकता है और उन पर उड़ सकता है। तो वह सचमुच ज़िफू का शिष्य है। इतने सारे तलवार जैसे जादुई खजाने, शायद वे लगभग सभी बिना रैंक वाले हैं, लेकिन इतने सारे बिना रैंक वाले जादुई खजाने एक साथ मिलकर भी एक भयानक खतरा पैदा करते हैं। दहाड़। काले बालों वाला ज़ोंबी गुर्राते हुए अभी भी निंग का पीछा कर रहा था और बार बार हमला कर रहा था। निंग अपनी अतुलनीय रूप से कुशल विंग इवेशन पर भरोसा करते हुए बार बार बच निकलने में कामयाब रहा। जिंदगी और मौत की लड़ाई में अपनी खूबियों पर ही भरोसा करना पड़ता है। ये काले बालों वाला ज़ॉम्बी स्पष्ट रूप से अतुलनीय रूप से मजबूत और अविनाशी रूप से कठोर था। इससे सीधे मुकाबला करना सरासर मूर्खता थी। निंग स्वाभाविक रूप से समझ गया कि इस काले बालों वाले ज़ॉम्बी को शायद बेई ज़ीशान ने पाला है। जब तक वह ज़ीशान को मार सकता है तब तक इस काले बालों वाले ज़ॉम्बी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। छोटी 1000 तलवार संरचना स्तर 5। निंग लगातार अपने चारों ओर मंडराती कई तलवारों को नियंत्रित करता था और ये देखते हुए कि संरचना की जटिलताओं के बारे में उसकी समझ तेजी से बढ़ रही थी, इसका उपयोग करने की उसकी क्षमता भी अधिक हो गई थी। जाओ। निंग की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने दूर खड़े ज़ीशान को देखा। उसके सामने एक टिमटिमाती अस्थिर तलवार की रोशनी उभरी जो अचानक बिजली की तरह तेजी से दूर तक फैल गई और पीछे आसमान में केवल ठोस लेकिन भ्रामक चाप छोड़ गई। ये सीधे दूर बेई ज़ीशान की ओर जा गिरी। ज़ीशान ने बहुत पहले ही अपने हाथों में एक घोड़े की पूंछ के आकार का जादुई खजाना निकाल लिया था और हमले को देखते ही उसने तुरंत घोड़े की पूंछ का वह धागा लहराया जो 3000 सफेद धागों में बदल गया और उस भेदती तलवार की रोशनी को उलझाने की कोशिश करने लगा। यह उड़ने वाली नाव और यह घोड़े की पूंछ का झाड़ दोनों ही जादुई खजाने थे। उनकी शक्ति अद्भुत थी। क्रैकल। अच्छा नहीं। ज़ीशान का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपने घोड़े की पूंछ के आकार के विस्क को नियंत्रित किया, जिससे ऐसा हुआ कि जब 3000 सफेद धागे तलवार की रोशनी को रोक रहे थे और उलझा रहे थे तो बड़ी संख्या में सफेद धागे प्रकाश की किरणें भी उत्सर्जित कर रहे थे, जिनमें से प्रत्येक परत आने वाली शक्ति को नष्ट कर रही थी और उन्मत्त रूप से बेअसर कर रही थी, जिससे तलवार की रोशनी ज़ीशान के शरीर तक पहुँचने से पहले ही अपनी लगभग सारी शक्ति खो चुकी थी। इससे दूर खड़े निंग का चेहरा भी बदल गया। लघु 1000 तलवारों वाली संरचना के 5वें स्तर की शक्ति निश्चित रूप से कमजोर नहीं थी। चौथे स्तर की तुलना किसी पुराने ज़िफू शिष्य से की जा सकती है जो किसी जादुई खजाने का इस्तेमाल कर रहा हो, इसलिए 5वें स्तर की तुलना किसी ज्यादा शक्तिशाली ज़िफू शिष्य से तो होनी ही चाहिए, है ना? तुम सच में ज़िफू के शिष्य हो? ज़ीशान ने निंग को घूरा। उसका चेहरा क्रूरता से भर गया। वह चिल्लाया, इतनी कम उम्र में ही तुम कितने राक्षस हो? मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? ज़ीशान के हाथों में अचानक एक काली चीज दिखाई दी जो ततैया के घोंसले जैसी दिख रही थी। साथ ही वह तेजी से बड़ी होकर 3 मीटर ऊंची हो गई। उसमें अनगिनत छेद थे और अनगिनत भिनभिनाहट की आवाजों के साथ एक के बाद एक सुनहरी ततैया उन अनगिनत छेदों से बाहर निकलकर तुरंत बाहर निकल आईं। पलक झपकते ही वे अनगिनत ततैयाएं आसमान में भर गईं और निंग की ओर उमड़ पड़ीं। जहरीले कीड़े। निंग चौंका और उसके शरीर के सामने एक बार फिर तलवार की एक अदम्य रोशनी उभर आए। मार डालो। स्विश। एक तलवार की रोशनी आसमान को चीरती हुई सीधे उन अनगिनत घनीभूत सुनहरे ततैयों के झुंड की ओर उड़ी, ऐसी चटकती आवाजों के साथ जो सुनने में बेहद अप्रिय थीं। तलवार की रोशनी ने सैकड़ों जहरीले कीड़ों को मार डाला और फिर दूसरी बार आगे बढ़ गई। अब तक तलवार की रोशनी की आधी से ज्यादा ऊर्जा खर्च हो चुकी थी और वह एक चाप में घूम गई, एक बार फिर झुंड पर वार करते हुए। हालांकि इस बार उसने झुंड में अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी और कुछ 100 और कीड़े मर गए। मैं इसे जारी नहीं रहने दे सकता। निंग ने चकमा देने के लिए अपने पंख प्रकार के जादुई खजानों का उपयोग करते हुए तुरंत ही हमला करने के लिए छोटे 1000 तलवार गठन का उपयोग करने के विचार को त्याग दिया। लघु 1000 तलवारों वाली संरचना ने सचमुच आश्चर्यजनक मात्रा में ऊर्जा खर्च कर दी। निंग ने 5वें स्तर के हमले का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार किया था और चौथे स्तर का हमला सिर्फ 1 बार ही हुआ था, लेकिन इसके परिणामस्वरूप उसकी ज़ियांटियन की का केवल 60 या 70% ही बचा। हालांकि इन जहरीले कीड़ों की संख्या लाखों में थी, जबकि उसकी एक तलवार की रोशनी ने केवल 7 या 800 को ही मारा था। यहाँ तक कि अगर उसके पास असीमित मात्रा में की भी हो तो भी सबसे अधिक संभावना यह है कि वह केवल 3 और तलवार की रोशनी ही छोड़ पाएगा, इससे पहले कि विषैले कीड़े उसके सामने आ जाएं। वह निश्चित रूप से मर चुका है। बेई ज़ीशान ने निंग को घूर कर देखा। जलज्वाला कमल। निंग ने धीमी आवाज में गुर्राहट की और उसके चारों ओर एक के बाद एक ज्वलंत कमल की पंखुड़ियां तथा एक के बाद एक जल कमल की पंखुड़ियां बन गईं और विलीन हो गईं, जिससे एक कमल की कली बन गई जो निंग के चारों ओर उसकी रक्षा कर रही थी। जलज्वाला कमल की 3 कलियां। निंग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। हर एक जलज्वाला कमल की कली अग्नि की 3 कमल पंखुड़ियों और जल की 3 कमल पंखुड़ियों से बनी थी। एक बड़ी कमल कली छोटी कमल पंखुड़ियों की रक्षा कर रही थी और इस तरह जलज्वाला कमल की ये 3 परतें निंग को घेरे हुए थीं, जो उनके बीच में लगातार अपने पवन पंख से बचने का प्रयोग कर रहा था। इसका कारण ये था कि काले बालों वाला ज़ोंबी लगातार पीछा कर रहा था, जिसके कारण निंग को थोड़ी सी भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं हो रही थी।
बज़्ज़, अनगिनत, कसकर गुच्छित विषैले कीड़े नींद की ओर फैल गए, जलज्वाला कमल की सतह की ओर बेतहाशा छेद करते हुए, आसानी से पहली परत को भेदते हुए। 3 जलज्वाला कमल, जो 6 परतों में बने थे, लगातार घूम रहे थे और जैसे ही कई विषैले कीड़े उनमें से होकर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जलज्वाला कमलों की परतों की घिसती और घूमती शक्ति से एक-एक करके मारे जा रहे थे। हालांकि वे जल्दी से फिर से संगठित हो गए और जलज्वाला कमलों की प्रत्येक परत के बीच की खाली जगहों से होकर नीचे की ओर बढ़ते रहे। वे जल्दी से दूसरी परत, तीसरी परत, चौथी परत से गुजर गए, लेकिन कई विषैले कीड़े मरते मरते बचे। एक सुरक्षात्मक तकनीक जिसमें दाव का सच्चा अर्थ छिपा है। इस निंग ने ये कहाँ से सीखा? अपने इतने सारे जहरीले कीड़ों को दूर से मरते देखकर बेई-ज़िशान को न सिर्फ अपनी हार का दुख हुआ, बल्कि वह हैरान भी हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि एक बेहतरीन तलवार तकनीक अनमोल होती है, लेकिन इस तरह की सुरक्षात्मक तकनीक उससे भी ज्यादा अनमोल थी। उसके अपने संप्रदाय में भी ऐसी तकनीक शायद ही कभी सीखी जाती। वह कैसे सोच सकता था कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसे निंग ने स्वयं विकसित किया है। वे छठे स्तर को तोड़कर आ गए। निंग अपनी डार्कनॉर्थ तलवारें लिए छठे स्तर को तोड़कर आ रहे जहरीले कीड़ों को बेतहाशा रोक रहा था। हालांकि इन सुनहरे ततैयों के कवच बहुत मजबूत थे और उन्हें नष्ट करना बहुत मुश्किल था। कुछ को रोकने के बाद एक और ततैया प्रकट हुई जिसने निंग के शरीर को काट लिया, सुरक्षा कवच को तोड़ दिया और मांस को कुतरने लगी। मर जाओ। निंग की डार्कनॉर्थ तलवारें विषैले कीड़ों पर बेतहाशा वार कर रही थीं, जबकि उसके शरीर की चोटें अपने आप ठीक हो रही थीं। मैं ऐसे नहीं चल सकता। हालांकि मेरे पास एक राक्षस का शरीर है और मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे इन जहरीले कीड़ों की संख्या बढ़ेगी, आखिरकार ये मुझे जिंदा ही खा जाएंगे। निंग घबरा गया। ये सारे जहरीले कीड़े बेई-ज़िशान के कब्जे में हैं। मुझे बस बेई-ज़िशान को मारना है। निंग ने विषैले कीड़ों को नजरअंदाज कर दिया और अंतिम पूर्ण आक्रमण की तैयारी करने लगा। उसका शरीर एक राक्षस जैसा है। अपनी उड़ती हुई नाव पर दूर से उसे देखते हुए ज़िशान भी अब और इंतजार नहीं कर सकता था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया था। उसकी पुनर्योजी क्षमताएं अद्भुत हैं और उसके पास वह सुरक्षात्मक तकनीक भी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो भले ही मेरे ततैया उसे खा जाएं, मेरी ज्यादातर कीमती ततैयाएं मर जाएंगी। हालांकि मेरा ये जादुई खजाना अभी पूरा नहीं हुआ है और इसका इस्तेमाल करने से अंदर के भयानक प्रेतों को बहुत नुकसान होगा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। बेई-ज़िशान ने अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत एक खूनी झंडा प्रकट हुआ। उस झंडे पर काली रोशनी की एक परत घूम रही थी। ठोस पाप। जब बैनर दिखाई दिया तो आसपास का संसार अंधकार में हो गया। जी निंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेई-ज़िशान ने अपने हाथ में बैनर लहराया। बेई-ज़िशान, मरने के लिए तैयार हो जाओ। निंग, जो अपने 3 जलज्वाला कमलों को तोड़कर उस पर बेतहाशा हमला कर रहे कई विषैले कीड़ों से घिरा हुआ था, ने भी दहाड़ लगाई। उसके चारों ओर तलवार जैसे 486 जादुई खजाने प्रकट हो गए। इस नाजुक पल में निंग अपनी सीमाओं का भी बेतहाशा परीक्षण कर रहा था, क्योंकि अगर 5वां स्तर दुश्मन को नहीं मार सकता था, तो अगर उसे इस तकनीक का इस्तेमाल करना था तो उसे छठे स्तर का इस्तेमाल करना ही था। खूनी बैनर हवा में लहराया। 486 तलवार प्रकार के जादुई खजाने भी वहां मंडरा रहे थे, क्योंकि उनके सामने एक धुंधली तलवार की रोशनी दिखाई दे रही थी। पुस्तक 5, अध्याय 4, बेई-ज़िशान। जी निंग ने इससे पहले कभी भी लघु 1000 तलवारों की संरचना के छठे स्तर का इस्तेमाल नहीं किया था। शुरुआत में जलीय मनों में 5वें स्तर का इस्तेमाल करने से ही उसकी सीमा समाप्त हो गई थी। हालांकि संरचनाओं पर 9 स्क्रॉल के अनुसार प्रशिक्षण में समय बिताने के बाद निंग ने कुछ खास पैटर्न के जरिए लघु 1000 तलवारों की संरचना में तलवारों को बेहतर ढंग से चलाना सीख लिया था। 5वें स्तर का इस्तेमाल करने के बाद यह उसके लिए काफी आसान था और इसलिए अब उसे लगा कि हालांकि छठे स्तर का इस्तेमाल करना उसके लिए मुश्किल हो सकता है, फिर भी उसे इसमें सफलता मिलनी चाहिए। मुझे सफल होना ही है। अगर मैं असफल रहा तो मैं मर जाऊंगा। निंग ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया और 486 तलवार प्रकार के जादुई खजाने उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। निंग ने अपनी दिव्य इच्छा शक्ति का उपयोग करके लघु 1000 तलवार संरचना की महत्वपूर्ण जंक्शन तलवारों को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया, फिर धीरे धीरे अन्य तलवारों को उन जंक्शनों का अनुसरण करने दिया, जिससे वे 486 तलवारें समुद्र की लहरों की तरह लगातार उतार चढ़ाव करती रहीं। यद्यपि निंग के लिए उन्हें नियंत्रित करना कठिन था, फिर भी 486 तलवारें उस धुंधली सफेद रोशनी से चमकने लगीं। सफलता। हालांकि निंग को अभी भी उन ततैयों से बचाव करना था और उनके द्वारा काटे भी जाना था, साथ ही हमलावर काले बालों वाले ज़ॉम्बी से भी बचना था। फिर भी निंग अतुलनीय रूप से उत्साहित था। संरचनाएं विकसित करने में अपनी सफलताओं पर भरोसा करके वह लघु 1000 तलवार संरचना के इस छठे स्तर को प्रकट करने में सक्षम हो गया था। मार डालो। निंग ने दूर बेई-ज़िशान को अपनी उड़ती हुई नाव पर खड़े होकर क्रूरता से देखा। उसके शरीर के सामने वह अतुलनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी एकत्रित हुई, अधिकतम संभव सीमा तक संकुचित हुई और फिर निंग की इच्छा का पालन करते हुए एक उल्का की तरह बाहर निकली, हवा को चीरती हुई और एक पूरी तरह से अदम्य अजेय आभा के साथ बेई-ज़िशान की ओर हमला किया। मरो। नाव के ऊपर खड़े होकर ज़िशान ने भी अपने हाथ में खून से सना झंडा लहराया। बैनर हिल गया। उनके आसपास की दुनिया अंधेरी हो गई और एक के बाद एक नंगी आंखों से दिखाई देने वाले एक के बाद एक बैनर से उड़ते हुए कराह रहे थे। ये भयानक प्रेतों के बीच हुए युद्धों में बचे हुए सबसे शक्तिशाली प्राणी थे। बैनर से पोषित होकर वे और भी शक्तिशाली हो गए थे और यह सब तब हुआ जब खजाना अभी आधा ही बना था।
अगर यह पूरी तरह से गढ़ा गया होता तो यह वाकई भयानक होता। इसके बावजूद यह आधा अधूरा जादुई खजाना बेई जिशान को जिफू शिष्यों के विशाल बहुमत को अहंकार से घूरने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त था। दहाड़ मारना, तुम्हें खा जाऊंगा। अनगिनत प्रेत अतुलनीय रूप से क्रूर थे और कान फाड़ देने वाली चीखें निकाल रहे थे। ध्वज से पोषित होने के बाद ये भयानक प्रेत अब आवाजें निकालने में सक्षम थे। वे सभी निंग की ओर एक असंभव गति से आगे बढ़े, लेकिन निंग की लघु हजार तलवार संरचना की तलवार की रोशनी की तुलना में लघु हजार तलवार संरचना की तलवार की रोशनी अभी भी थोड़ी तेज थी। हिस, जिशान ने अपने हाथ में घोड़े की पूंछ की छड़ी घुमाई और वह 3000 सफेद धागों में बदल गई, जो बेतहाशा उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। हालांकि ये तलवार की रोशनी पिछली वाली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी और उसने कई परतों को चीर डाला। बेई जिशान ने बेतहाशा अपने हाथ में पकड़े हुए खूनी बैनर का हैंडल उठाया और उस तलवार की रोशनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तलवार की रोशनी बहुत तेज थी। जिशान मुश्किल से उसे समय पर छू पाया। कड़क, तलवार की रोशनी बैनर के हैंडल से टकराई और पूरा खूनी झंडा थोड़ा कांप उठा। तलवार की रोशनी तुरंत और भी कमजोर हो गई और फिर आखिरकार वह कवच जैसे जादुई खजाने से टकराई जो बेई जिशान ने पहना हुआ था। उस काले वस्त्र से वह काले वस्त्र पर बमुश्किल एक काला धब्बा छोड़ पाई और फिर गायब हो गई। सौभाग्य से मैंने उसे रोक लिया। ये लगभग मेरे शरीर को चीरता हुआ मेरी जान ले गया। जीशान भी हैरान था। जीफू शिष्य के खिलाफ लड़ाई ऐसी थी जहां मौत हमेशा बस एक सांस की दूरी पर होती थी। अगर कोई सावधान न रहा और दुश्मन के हमले का शिकार हो गया तो उसकी जान चली जाएगी। उन भयानक प्रेतों के उसे कुतरने के साथ वह इन तलवारों में से एक और चलाने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। वे भयानक प्रेत उसे कुतर कुतर कर मार डालेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिशान को पूरा भरोसा था, अगर वो खतरनाक प्रेत उसे भी काट लें तो भी वो मर जाएगा। निंग ने उन अनगिनत एक दूसरे से सटे हुए खूंखार प्रेतों को अपनी ओर उड़ते हुए चीखते हुए देखा। उसका चेहरा बदल गया। ये चीखते हुए खूंखार प्रेत आसानी से उसके जलज्वाला कमलों की 6 परतों को पार कर गए। खूंखार प्रेत भूत थे, इसलिए हथियार और जलज्वाला कमल उन्हें रोकने में पूरी तरह असमर्थ थे। तुम्हें खा जाऊंगा, खा जाओ। अनगिनत भयानक प्रेत आगे बढ़े और तुरंत निंग को अपने भीतर पूरी तरह से समाहित कर लिया और निंग के शरीर में बेतहाशा घुस गए। वह तो पक्का मर चुका है। दूर से देख रहा जिशान उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब निंग जरूर गिर पड़ेगा। हालांकि उसके तुरंत बाद जिशान का चेहरा बदलने लगा, क्योंकि उसके हाथ में खून से सना झंडा कांपने लगा था और उसकी आभा कमजोर होने के साथ साथ उसकी शक्ति भी कम होने लगी थी। क्या हो रहा है? ये क्या है? जिशान हैरान और क्रोधित हो गया। ये बैनर उसका तुरुप का पत्ता था, उसकी हत्या की तकनीक। लेकिन अब बैनर का आभामंडल लगातार कमजोर होता जा रहा था, जिसका मतलब था कि बैनर की शक्ति कम होती जा रही थी। इस जादुई खजाने की नींव वो खूंखार प्रेत थे, जिसका मतलब था कि सिर्फ एक ही संभावना थी, कई खूंखार प्रेत मर रहे थे। ये कैसे संभव है? ये भयानक प्रेत घृणा और हत्या से भरे भूत हैं। कोई भी हथियार उन्हें रोक नहीं सकता और वे दुश्मन की आत्मा को चीर फाड़ कर काट रहे हैं। ये अनगिनत भयानक प्रेत उसकी आत्मा को निगल नहीं पा रहे हैं। जीशान को यकीन करने की हिम्मत नहीं हुई। जीफू के एक शिष्य की आत्मा भी शायद इन भूतों का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाएगी, जब तक कि वे उसे पूरी तरह से निगल न लें। निंग की चेतना के भीतर निंग की आत्मा वहां थी और अनगिनत भयानक प्रेत उसमें घुसे हुए थे तथा उसे निगलने का प्रयास करते हुए चीख रहे थे। क्या करें? निंग अपनी चेतना में उन अनगिनत भयानक प्रेतों को उमड़ते हुए महसूस कर सकता था। वह स्तब्ध था। आत्मा ही व्यक्ति का आधार होती है, अगर आत्मा ही न रही तो पुनर्जन्म भी नहीं हो पाएगा। साथ ही निंग को भूत प्रेतों से लड़ने का कभी अनुभव नहीं हुआ था। नुवा पेंटिंग ये पहली चीज थी जो निंग के दिमाग में आए। उसकी चेतना में श्वेत वस्त्र पहने कमल मुद्रा में विराजमान एक जीनिंग प्रकट हुई। उसी समय उनके शरीर के पीछे मध्य हवा में मंडराते हुए नुवा का रूप प्रकट हुआ। माँ नुवा सचमुच कालातीत हो गई थी। समय बीतने के बावजूद उनका स्वरूप जरा भी कम नहीं हुआ था। उनकी आंखें एक माँ की आंखों की तरह दुख और सहानुभूति से भरी थीं। उन्होंने असीम प्रकाश भी उत्सर्जित किया जो आसपास के क्षेत्र को आच्छादित कर रहा था। जब कई भयानक प्रेत उन पर टूट पड़े और माँ नुवा से निकलने वाले असीम प्रकाश को छुआ तो उनके रूपों से निकलने वाली दुष्ट आभा सचमुच गायब हो गई। उनके चेहरों पर शांति और आनंद की मुस्कान दिखाई दी। सभी ने कृतज्ञता भरी निगाहों से जीनिंग की ओर देखा। कुछ ने झुककर धन्यवाद दिया तो कुछ ने घुटनों के बल बैठकर धन्यवाद दिया और फिर एक के बाद एक गायब हो गए, पुनर्जन्म लेने के लिए पाताल लोक में लौट आए। कई भयानक प्रेत आगे बढ़ते रहे, लेकिन माता नुवा की छवि ने उनकी दुष्ट आभा को भंग कर दिया और एक बार जब वे उस दुष्टता से मुक्त हो गए तो उन प्रेतों के लिए इस नश्वर संसार में बने रहना असंभव हो गया। इस प्रकार वे सभी पाताल लोक में चले गए। दरअसल निंग की आत्मा शुरू से ही एक वांशियांक सिद्ध की आत्मा के बराबर थी। अगर उसने माँ नुवा का दर्शन भी नहीं किया होता तो भी उसकी आत्मा की शक्ति के कारण ये भयानक प्रेत उसे मार नहीं पाते। आखिरकार जादुई खजाना तो आधा ही भरा था। ये सिर्फ जिफू शिष्यों के खिलाफ ही उपयोगी था और वांशियांक सिद्धों से निपटने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। हालांकि अगर उसने ऐसा किया होता तो निंग उन सभी भयानक प्रेतों को बलपूर्वक मारने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति पर निर्भर होता। जैसे ही निंग ने माता नुवा की कल्पना की, वे सभी भयानक प्रेत शुद्ध हो गए और पुनर्जन्म के लिए भेज दिए गए, जो एक महान कर्म पुण्य था। यद्यपि इस पर चर्चा करने में काफी समय लगा, परंतु सच तो ये है कि यह सब एक क्षण में ही हो गया।
निंग को उन अनगिनत खूंखार प्रेतों से जरा भी डर नहीं लगा जो उसके शरीर पर टूट पड़े थे और उसकी आत्मा को निगलने की कोशिश कर रहे थे। इसके बजाय वह बस दूर बेईशान को घूरता रहा और दहाड़ता रहा। मार डालो। स्विश 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 स्विश। तलवार की रोशनी की एक किरण चमकी, उसके तुरंत बाद एक और। तलवार की रोशनी के 4 धमाके दूर ज़िशान की ओर निकले। तलवार की रोशनी के इन 4 धमाकों ने निंग के शरीर में मौजूद सारी ज़ियांटियन की को लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि बची हुई मात्रा 5वीं किरण छोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी। यह निंग का पूरी ताकत से किया गया हमला था। ये कैसे हो सकता है? एक नौजवान को अपनी आत्मा के भयानक प्रेतों द्वारा निगल जाने का डर कैसे नहीं हो सकता? ज़िशान, जो अभी भी उस खूनी झंडे को पकड़े हुए था, अविश्वास में था। जब उसने तलवार की रोशनी की उन किरणों को निकलते देखा तो वह इतना डर गया कि उसने तुरंत अपनी उड़ने वाली नाव को नियंत्रित करके भाग निकला। लेकिन नाव की गति तलवार की चमक की गति से कैसे मेल खा सकती है? भयभीत ज़िशान ने बचाव के लिए अपने घोड़े की पूंछ जैसी मूंछ को लहराया और साथ ही अपने बैनर को भी आगे बढ़ाया, लेकिन हालांकि वह पहले हमले को मुश्किल से रोक पाया, लेकिन दूसरा हमला एक चाप में बाहर की ओर हुआ, जो सीधे काले वस्त्रों को भेदता हुआ उसके शरीर में घुस गया, जो कवच प्रकार के जादुई खजाने के रूप में काम करता था। स्विश स्विश। तलवार की रोशनी की 2 अन्य किरणें भी तुरंत उसके सिर और गर्दन को भेदती हुई निकल गईं। उसके माथे के कोने में एक छेद हो गया। इस बीच उसकी गर्दन पूरी तरह से कट गई और उसका सिर उड़ गया। असंभव। ज़िशान के चेहरे पर अविश्वास का भाव बना रहा। दूर खड़ा काले बालों वाला ज़ॉम्बी भी रुक गया। उसकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। जहां तक उन जहरीले ततैयों की बात है, जिनमें से कई निंग पर हमला करते हुए मर गए थे, वे भी तेजी से पीछे हट गए। उन 3 जलज्वाला कमलों ने अनगिनत ततैयों को कुचलकर मार डाला था और अपने मालिक के आदेश के बिना वे स्वाभाविक रूप से भागना ही पसंद करते। तभी निंग को अपनी तलवार जैसी जादुई खजाने वापस मिल गए। उसकी आंखों में अविश्वास के भाव उभर आए। मैंने एक ज़िफू शिष्य को मार डाला। मैं सफल हो गया। लेकिन इस समय बेईशान की लाश जैसे ही उड़ती हुई नाव से नीचे गिर रही थी, अचानक एक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। निंग की दृश्य क्षमता को देखते हुए वह तुरंत पहचान गया कि यह एक सुनहरा कीड़ा था। यह क्या है? एक सुनहरा कीड़ा सचमुच शरीर से उड़कर बाहर आ गया। निंग उलझन में पड़ गया। साथ ही उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसे एहसास हुआ कि वह उस सुनहरे कीड़े को उड़ने नहीं दे सकता, लेकिन उसकी ज़ियांटियन की लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी, जबकि जलज्वाला कमल इतनी दूर से प्रकट होने में सक्षम नहीं था। गड़गड़ाहट। अचानक पूरी दुनिया दिन से रात में बदल गई। रात के आकाश में कई तारे टिमटिमा रहे थे और चमक रहे थे, और ऐसा करते हुए अनगिनत तारे मानो एक विशाल समुद्र में बदल गए हों। उस विशाल समुद्र के भीतर एक विशाल पूर्णिमा थी, और जैसे ही चांद की रोशनी नीचे चमकी, उसकी कोमल चांदनी उस बेतहाशा भागते हुए सुनहरे कीड़े के शरीर पर पड़ी। सुनहरा कीड़ा पूरी तरह से भयभीत लग रहा था। वह तेज गति से उड़ रहा था और भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक वह कोमल चांदनी एक विशाल हाथ में जम गई, जिसने उस सुनहरे कीड़े को धीरे से पकड़ लिया, और अपने अतुलनीय आतंक में उसने एक भयानक चीख मारी। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्रंच। विशाल चांदनी हाथ के हल्के दबाव से सुनहरा कीड़ा धूल में मिल गया, और फिर वह रात्रि आकाश, वे लाखों तारे और वह चंद्रमा सब गायब हो गए, और आकाश में एक बार फिर दिन का उजाला हो गया। ये है। निंग वहीं खड़ा रहा, उसका चेहरा सदमे से भर गया। सितारों का एक प्रकटीकरण। एक वांशियांक सिद्ध। तुम बहुत लापरवाह थे। ऊंचाई से एक आदमी हवा में उड़ता हुआ आया, नीले रंग का लबादा पहने और लंबे खुले बालों वाला। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तुमने उस बेईशान के शरीर को मारने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने उसे भागने के लिए लाइफ गू बग का शरीर लगभग उधार दे दिया था। बेईशान कीड़ों का इस्तेमाल करने में माहिर था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने एक लाइफ गू बग पाला। उसे मारते हुए तुम्हें उसके लाइफ गू बग को भी मार देना चाहिए था। ऐसा न करके तुमने अपनी सारी पिछली मेहनत लगभग बर्बाद कर दी। यह अच्छा नहीं होता। निंग समझ गया कि आज उसकी मुलाकात किसी बड़ी हस्ती से हुई है। स्वेलो माउंटेन में कोई वांशियांक सिद्ध पुरुष नहीं था। निंग ने तुरंत सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। जी निंग सीनियर, आपको नमस्कार। पुस्तक 5, अध्याय 5, वांशियांक निपुण। नीले वस्त्र पहने, हवा में लहराते लंबे बालों वाला वह आदमी जी निंग के सामने उतरा। हंसते हुए उसने कहा, मेरा उपनाम म्यू है, जबकि मेरा नाम जियाओ है। दूसरे लोग मुझे अडेप्ट म्यू कहकर बुलाते हैं। आपको नमस्कार, सिद्ध म्यू। निंग का दिल शांत हो गया। इस वांशियांक सिद्ध ने, जिससे वह पहले कभी नहीं मिला था, अभी अभी निंग को अपना नाम और उपनाम बताया था। जाहिर है निंग के बारे में उसकी राय बहुत अच्छी थी। दखल देने के लिए शुक्रिया निपुण म्यू, वरना अगर यह बेईशान भाग जाता तो शायद भविष्य में और भी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर देता। निंग ने तुरंत अपना आभार व्यक्त किया। निपुण म्यू के चेहरे पर मुस्कान थी और उसने सिर हिलाया। दरअसल मुझे ही आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मैं इस बेईशान को मारने के इरादे से यहाँ आया था, और महीनों तक खोजबीन करने के बाद ही मुझे वह यहाँ छिपा मिला। बदकिस्मती से इसी बेईशान ने वह विशाल संरचना बनाई थी। हालांकि मैं एक वांशियांक निपुण हूँ, अगर मैं इस संरचना को तोड़ने की कोशिश करता तो मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा था। मैं उसे खत्म करने से पहले उसके संरचना छोड़ने तक इंतजार करने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद एक बेहतरीन प्रदर्शन देख पाऊंगा। निंग दंग रह गया। क्या ये सिद्ध म्यू शुरू से ही यहाँ छिपा हुआ था?
और सब कुछ घटित होते हुए देख रहा था। बाद में तुमने उस संरचना को तोड़ दिया। निपुण म्यू ने आह भरी। तभी मुझे पता चला कि यह तुम ही थे जिन्होंने ये किया था। एक युवा जो इस संरचना को तोड़ने में सक्षम था। दुर्जेय। इसके अलावा मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन सभी दाव सैनिकों, जियांटियन जीवन रूपों और यहाँ तक कि स्वयं बेईज ईशान को भी तुम अकेले ही खत्म कर दोगे। हा, इससे मेरे लिए चीजें आसान हो गईं। अगर मुझे पता होता कि अडेप्ट म्यू मौजूद है तो मुझे खुद को थकाना नहीं पड़ता। निंग ने जल्दी से कहा। निपुण म्यू ने उत्सुकता से निंग की ओर देखा। जी निंग, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम जिफू शिष्य हो या जियांटियन जीवन रूप? किसी व्यक्ति की ताकत का अंदाजा सतह से नहीं लगाया जा सकता। हालांकि निपुण म्यू एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत देर से बाहर से देख रहा था। खासकर जब निंग ने संरचना को तोड़ा तो उसने निंग को उन लड़ाइयों में शामिल होते हुए ध्यान से देखा था। जैसा कि कहा जाता है, देखने वालों की आंखें सबसे साफ होती हैं। निपुण म्यू ने कई ऐसे मुद्दे खोज निकाले जिनसे उसे लगा कि निंग को जिफू शिष्य नहीं बनना चाहिए। मैंने अभी तक अपना वायलट पैलेस स्थापित नहीं किया है। निंग ने इसे नहीं छिपाया। निपुण म्यू ने तुरंत आश्चर्य से मुंह बनाया। वाकई, मैंने देखा कि तुम्हारी तलवारबाजी लाजवाब है और तुम्हें दाव के सच्चे अर्थ के स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था। अगर तुम जिफू शिष्य होते तो जब तुमने अपनी तात्विक ऊर्जा का इस्तेमाल करके इतनी उत्कृष्ट तलवारबाजी की तो तुम्हें उस काले बालों वाले ज़ॉम्बी को आसानी से हरा देना चाहिए था और वह लड़ाई तुम्हारे लिए बहुत आसान होती। लेकिन तुम असल में बहुत मुश्किल में थे, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि तुम्हें जिफू शिष्य नहीं होना चाहिए। बस अगर तुम जिफू शिष्य नहीं हो तो तुम जरूर उन सभी तलवारनुमा जादुई खजानों को नियंत्रित करने और उनके साथ उड़ने के लिए दिव्य इच्छा शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होगे। तुम एक साधारण जियांटियन जीवन रूप इतनी शक्तिशाली आत्मा रखते हो। यह वाकई दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। निंग ने सिर हिलाया। उन्होंने इससे इनकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो अभिलेख और पुस्तकें पढ़ी थीं, उनमें भी उन्होंने कुछ अतुलनीय रूप से राक्षसी जियांटियन जीवन रूपों के बारे में पढ़ा था जो वह सब करने में सक्षम थे जो उन्होंने किया। निंग ने कहा, जन्म से ही मेरी आत्मा शक्तिशाली थी। बचपन से ही मैं अपने मन को विभाजित कर सकता था। बाद में जब मुझे दाव के सच्चे अर्थ की समझ मिली तो मेरी दिव्य इच्छा शक्ति का निर्माण हुआ। वांशियांग के एक सिद्ध पुरुष जो उसे आसानी से नष्ट कर सकता था का सामना करते हुए निंग को स्वाभाविक रूप से कोई खेल नहीं खेलना पड़ा। चूंकि वह एक अतुलनीय राक्षसी प्रतिभा था, इसलिए उसे उसका प्रदर्शन करना ही था। शायद इससे उसे फायदा भी हो। मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। निपुण म्यू ने निंग की ओर ऐसे देखा मानो वह किसी कच्चे जेड के टुकड़े को देख रहा हो। क्या तुम 9 स्वर्गों के क्रिम्सन राइट आरेख का प्रशिक्षण ले रहे हो? हाँ। निंग ने सिर हिलाया। हा। निपुण म्यू खुशी से हंसा। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बेईज ईशान का पीछा क्यों कर रहा था? निंग ने अडेप्ट म्यू की तरफ देखा, फिर सिर हिलाया। वह उस आदमी से कभी नहीं मिला था। वह कैसे जान सकता था कि वह कौन है? निपुण म्यू ने सीधे कहा, मैं ग्रैंड जिया राजवंश का रेनड्रैगन रक्षक हूँ। मुझे बेईज ईशान का पीछा करके उसे मारने का आदेश मिला है। रेनड्रैगन गार्ड। निंग दंग रह गया। उस डायर मॉन्स्टर सरपेंट ट्विन को मारने के बाद उसके माता पिता ने उसे स्टिलवाटर कमांडरी के बारे में एक सामान्य जानकारी दी थी और बताया था कि कैसे उसके भीतर एक शक्तिशाली शक्ति थी जिसे बिल्कुल भी अपमानित नहीं किया जा सकता था। रेनड्रैगन गार्ड्स। रेनड्रैगन गार्ड्स ग्रैंड जिया राजवंश का सबसे शक्तिशाली सैन्य संगठन था जो पूरी तरह से अमर साधकों से बना था और किंवदंती के अनुसार केवल वांशियांग निपुण स्तर के लोग ही इसमें शामिल हो सकते थे। रेनड्रैगन गार्ड्स का एक बेहद खास दर्जा था। वे सीधे ग्रैंड जिया राजवंश की सेवा करते थे। पूरे स्टिलवाटर कमांडरी में फैली अतुलनीय रूप से असंख्य सेनाओं और शक्तियों में 2 सबसे उच्च पदस्थ थे, स्टिलवाटर के मार्क्विस और रेनड्रैगन गार्ड्स। स्टिलवाटर के मार्क्विस इस क्षेत्र के स्वामी थे और उनकी जड़ें यहाँ बहुत गहरी थीं। लेकिन रेनड्रैगन गार्ड्स सीधे ग्रैंड जिया राजवंश के अधीन थे। उनके पास स्वयं कई विशेषज्ञ थे और उनके पीछे पूरा ग्रैंड जिया राजवंश उनका समर्थक था। जी निंग। निपुण म्यू ने निंग की ओर देखा। महान जिया राजवंश के रेनड्रैगन रक्षक इस विशाल भूमि पर विद्यमान सबसे शक्तिशाली सेना है। कोई भी जनजाति, कोई भी विद्यालय, कोई भी संप्रदाय मेरे रेनड्रैगन रक्षकों के बराबर भी नहीं आ सकता। निंग ने सिर हिलाकर यह स्वीकार किया। रेनड्रैगन गार्ड्स पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। एक बार जब आप रेनड्रैगन गार्ड बन जाते हैं तो आपको एक जनजाति का आशीर्वाद मिल सकता है और आप अपनी जनजाति की भूमि के लिए 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। इस भूमि की रक्षा रेनड्रैगन गार्ड्स द्वारा की जाएगी। अगर आप मर भी जाते हैं तो रेनड्रैगन गार्ड्स उस भूमि की 1000 साल तक रक्षा करेंगे। कोई भी शक्ति इस पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये रेनड्रैगन गार्ड्स के लिए एक चुनौती होगी और हम रेनड्रैगन गार्ड्स ऐसी किसी भी आक्रमणकारी शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। निपुण म्यू ने कहा। निंग ने अपने पिता को ये कहते सुना था कि रेनड्रैगन गार्ड्स का वास्तव में एक ऊंचा दर्जा है और यहाँ तक कि उनकी जनजातियों को भी लाभ होगा। अडेप्ट, आपने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं रेनड्रैगन गार्ड नहीं बन सकता। निंग हंसा। निपुण म्यू ने निंग की ओर देखा। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम रेनड्रैगन गार्ड बनने को तैयार हो? मैं। निंग की आंखें चौड़ी हो गईं। मैं तो बस एक जियांटियन जीव हूँ। चाहूँ भी तो मेरी शक्ति पूरी नहीं हो पाती। लेकिन निपुण म्यू ने बस अपना सिर हिला दिया। अगर आपकी शक्ति कमजोर है तो कोई बड़ी बात नहीं है।
फिलहाल आप सीधे रेन ड्रैगन गार्ड्स में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हमारे रेन ड्रैगन गार्ड्स के पास भी एक सहायक दल है। जिस तरह कुछ स्कूल, संप्रदाय और जनजातियां जानबूझकर कुछ प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए आकर्षित करती हैं, उसी तरह हम रेन ड्रैगन गार्ड्स के पास भी एक सहायक दल है जो कुछ प्रतिभाशाली लोगों को निर्देश और मार्गदर्शन के लिए आकर्षित करता है। सहायक दल में शामिल होने पर आपको सभी प्रकार की प्रशिक्षण तकनीकों और यहाँ तक की दिव्य क्षमताओं तक पहुँच प्राप्त होगी। निपुण म्यू ने आह भरी। यदि आप रेन ड्रैगन गार्ड्स को एक स्कूल या संप्रदाय मानते हैं तो हम उनमें सबसे शक्तिशाली हैं। हमारे पास अनगिनत अमर साधक हैं और यहाँ तक कि दिव्य अमर भी हमारे ही दल में से प्रकट हुए हैं। लेकिन जाहिर है सहायक दल में शामिल होने की सीमा काफी ऊंची है, कोई भी इसमें शामिल नहीं हो सकता। सौभाग्य से आपको 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण मिलता है, जो दुनिया की नंबर 1 फेंट गॉड बॉडी रिफाइनिंग तकनीक है। निपुण म्यू ने निंग की ओर देखा। जो कोई भी 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख पर भरोसा करके जियांटियन जीवन रूप बनता है, वह तुरंत सहायक दल में शामिल हो सकता है। उसे विभिन्न परीक्षणों से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। 9 स्वर्गों का क्रिम्सन ब्राइट आरेख बहुत ही कठिन है। हर एक व्यक्ति जो इसका उपयोग करके जियांटियन जीवन रूप बन सकता है, वह एक अद्भुत प्रतिभा है। निपुण म्यू ने भावुक होकर आह भरी। वहां खड़े निंग ने सहमति की आवाज निकाली। ये सच था, उसने खुद भी आग और पानी को मिलाने और जियांटियन जीवन रूप बनने की प्रक्रिया को समझने से पहले उस रात दाव का ध्यान किया था। दूसरों को भी संभवतः आग और पानी को मिलाने के अपने गुप्त तरीके खोजने होंगे। हर एक अमर साधक जो 9 स्वर्गों के क्रिम्सन ब्राइट आरेख में प्रशिक्षण लेता है, असाधारण है। सिद्ध म्यू ने कहा। सामान्य अमर साधकों के लिए केवल वांशियांक सिद्ध स्तर के साधकों को ही रेन ड्रैगन गार्ड्स में शामिल होने की अनुमति है, लेकिन क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवंस अभ्यासियों के लिए, जब तक वे जिफू स्तर तक पहुंचते हैं और कोई दिव्य क्षमता सीखते हैं, उनकी युद्ध शक्ति एक वांशियांक सिद्ध के बराबर होगी और इस प्रकार उन्हें रेन ड्रैगन गार्ड्स में प्रवेश करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप से इसका मतलब है कि आपके पास मौका होगा। आप वास्तव में प्रवेश कर पाएंगे या नहीं, यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। सिद्ध म्यू ने कहा। मैं खुद रेन ड्रैगन गार्ड्स में तभी शामिल हो पाया जब मैं एक अंतिम चरण का वांशियांक सिद्ध बन गया। ये सुनकर निंग ने 2 बार पलकें झपकाईं। लेट स्टेज वांशियांक रेन ड्रैगन गार्ड्स में शामिल होना सचमुच कठिन था। ठीक इसी समय वे हजारों बचे हुए दाव सैनिक भयभीत होकर उसी दिशा में देख रहे थे। आकाश से 2 आकृतियां भी उतरीं। वे नीला अग्निपक्षी और काले सर्प के मानव रूप थे। वे भी निंग की ओर घूर रहे थे। तुम मास्टर ब्लाइंड फिश और बाकियों को बचाओ, मुझे इस सीनियर से कुछ बातें करनी है। निंग ने तुरंत निर्देश दिया। हाँ, नीला अग्निपक्षी और काले सर्प ने उत्तर दिया। निंग और बेई ज़िशान के बीच हुए महायुद्ध को देखने के बाद उनके हृदय भय से भर गए। हालांकि निंग अपनी मां के लिए बेहद चिंतित था, फिर भी वह स्वाभाविक रूप से अपने सामने इस वांशियांक सिद्ध को तुच्छ या अशिष्ट नहीं कह सकता था। निंग का तो उसे पश्चिम प्रांत शहर चलने का निमंत्रण देने का भी इरादा था। जब तक तुम प्रारंभिक सेना में शामिल होगे, तुम्हारे भविष्य की संभावनाएं असीमित होंगी। निपुण म्यू ने कहा। भविष्य में तुम्हारा रेन ड्रैगन गार्ड बनना स्वाभाविक होगा। वहां तुम्हारे अवसर कम से कम यहाँ जनजातियों में मिलने वाले अवसरों से कहीं ज्यादा होंगे। इस बारे में ध्यान से सोचो। अगर तुम सहायक सेना में शामिल होने के इच्छुक हो तो वापस जाओ और अपने माता पिता को अलविदा कहो। मैं तुम्हें सीधे स्टिलवाटर सिटी ले जाऊंगा। स्टिलवाटर सिटी तक निंग दंग रह गया। अडेप्ट म्यू, निंग ने जल्दी से कहा। सहायक दल में शामिल होने के बहुत सारे फायदे हैं। मुझे डर है कि कुछ त्याग भी करने पड़ेंगे, है ना? स्वाभाविक रूप से, निपुण म्यू ने सिर हिलाया। सहायक दल में शामिल होने के बाद जब तक आप जिफू शिष्य नहीं बन जाते, आपको पहाड़ छोड़ने की हमेशा के लिए मनाही है। पहाड़ छोड़ने पर हमेशा के लिए रोक। निंग हैरान था। निपुण म्यू ने कहा, हम रेन ड्रैगन गार्ड्स का मुख्यालय एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है। सहायक सेना भी वहीं है। अगर तुम जिफू शिष्य भी नहीं बन सकते तो तुम पहाड़ पर ही बुढ़ापे में मर जाओगे। जिफू शिष्य बनने के बाद तुम अक्सर वहां से जा सकते हो, लेकिन तुम्हें अपना ज्यादातर समय पहाड़ पर ही बिताना होगा, क्योंकि तुम सिर्फ आदेश पर ही जाओगे। रेन ड्रैगन गार्ड बनने के बाद ही तुम्हें आजादी मिलेगी। निंग ने सिर हिलाया। वह समझ गया कि सहायक दल वास्तव में एक स्कूल जैसा था। अगर कोई जिफू शिष्य नहीं बनता तो उसे जाने की इजाजत नहीं थी, जबकि जिफू शिष्य बनने के बाद भी उसे पहाड़ पर तैनात किया जाता था और उसे सिर्फ आदेश मिलने पर ही जाने की इजाजत होती थी। मेरे पास मेरा जलीय जागीर है, निंग ने मन ही मन कहा। अमर जो हुआ उस प्राचीन जलीय जागीर पर भरोसा करके एक मुक्त अमर के रूप में भी लाखों वर्षों तक जीवित रह सका और उसकी शक्ति एक दिव्य अमर के बराबर थी। जलीय जागीर में कई रहस्य छिपे हैं जिनकी मुझे जांच करनी होगी। एक बार जब मैं जिफू शिष्य बन जाऊंगा तो मैं नियंत्रण ताबीज बांध सकूंगा। मुझे सहायक सेना में शामिल होने की जल्दी क्यों है? वहां खड़े निपुण म्यू ने फिर कहा। निंग, स्वेलो पर्वतों में तुम्हें कौन शिक्षा दे सकता है? तुम्हारे जैसे प्रतिभावान व्यक्ति के लिए तुम्हें अपने क्षितिज का विस्तार करना होगा। शुक्रिया, अडेप्ट। निंग ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया। अडेप्ट, मुझे लगता है कि आपने भी सुना होगा कि मेरी माँ बहुत बीमार हैं। फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता। ये सुनकर निपुण म्यू ने सिर हिलाया। चूंकि ऐसा ही है, इसलिए मैं तुम पर जोर नहीं दूंगा। ये रेन ड्रैगन गार्ड्स का ताबीज है। भविष्य में अगर स्टिलवाटर सिटी के रास्ते में तुम्हें कोई खतरा आए तो अगर तुम इस ताबीज को दिखाओगे तो शायद ये काम आ जाए। ये कहते हुए उसने अपना हाथ पलटा और उसकी हथेली में एक चौकोर काला ताबीज दिखाई दिया जिस पर एक रेन ड्रैगन की छवि थी। शुक्रिया निपुण,
निंग ने तुरंत स्वीकार कर लिया। जी निंग आपसे एक बात पूछना चाहती है। निपुण म्यू तुरंत हंस पड़ा। तुमने स्नोड्रैगन पर्वत के बेई ज़िशान को खत्म करने में मेरी मदद की थी। मैं तुम्हें स्टिलवाटर सिटी भेजकर रेनड्रैगन गार्ड की सहायक टुकड़ी में शामिल करना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जाना नहीं चाहोगे। मैं तुम्हारी मदद का बदला चुकाने की चिंता में था। आगे बढ़ो और मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। पुस्तक 5 अध्याय 6 लौटना। स्नोड्रैगन माउंटेन बेई ज़िशान। ये बेई ज़िशान स्नोड्रैगन माउंटेन का ज़िफू शिष्य था। जी निंग ने कुछ देर के लिए अपने मन के विचारों को दबा दिया, फिर तुरंत ईमानदारी से कहा, मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे लगता है कि मेरा जी कुल उन्हें बचा नहीं पाएगा। मैं आपसे निपुण म्यू से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप पश्चिमी प्रांत में मेरे जी कुल से मिलने जाएं और मेरी माँ की जान बचाएं। निपुण म्यू ने निंग के चेहरे पर भाव देखे और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे चिकित्सा उपचारों में कोई महारत हासिल नहीं है, लेकिन मैं जाकर देख सकता हूँ। अगर मैं उसे बचा सकता हूँ तो स्वाभाविक रूप से बचाऊंगा, लेकिन अगर मैं नहीं बचा सका तो अडेप्ट, अगर आप जाने को तैयार हैं तो जी निंग हमेशा आपकी आभारी रहेगी। निंग ने जल्दी से कहा, कमीने इधर आओ। अडेप्ट म्यू अचानक मुड़ा और दूर तक घूरते हुए जोर से भौंका। दूर से वह काले बालों वाला ज़ॉम्बी, जिसका पूरा शरीर उस जादुई आभा से घूम रहा था, आज्ञाकारी ढंग से आगे बढ़ा और अपनी तैलीय हरी आंखों में डर के भाव के साथ अडेप्ट म्यू को घूरने लगा। निपुण म्यू ने अपना हाथ हिलाया और एक बैंगनी ताबूत उसके सामने प्रकट हुआ। अंदर आना, निपुण म्यू ने आदेश दिया। काले बालों वाले ज़ॉम्बी ने आज्ञाकारी ढंग से ताबूत खोला, फिर अंदर कूदकर लेट गया, फिर उसके पीछे ढक्कन बंद कर दिया। यह एक शव संरक्षण ताबूत है। निपुण म्यू ने हाथ हिलाकर शव संरक्षण ताबूत वापस ले लिया और निंग को समझाते हुए कहा, इस काले बालों वाले ज़ॉम्बी ने अभी अभी अपने मालिक को खोया है। अगर इसे इधर उधर घूमने दिया जाए तो यह निश्चित रूप से कई लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जब मैं तुमसे बात कर रहा था तो मैंने अपनी की के एक धागे से इसे अपने साथ बांध लिया। निंग ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, बेई ज़िशान को मारने वाले तुम ही थे, इसलिए मैं उसकी छोड़ी हुई किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। निपुण म्यू ने कहा, बस तुम्हारी वर्तमान शक्ति के स्तर पर तुम इस काले बालों वाले ज़ॉम्बी को वश में नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। बोलते हुए अडेप्ट म्यू ने दूर बेई ज़िशान की लाश देखी। ज़िशान की लाश तुरंत उड़कर उसके साथ उड़ गई, उसके साथ उसके कई जादुई खजाने भी, जिनमें उड़ने वाली नाव, उसकी घोड़े की पूंछ वाली मूंछ, खूनी झंडा और भौरों का घोंसला शामिल था। अडेप्ट म्यू ने अपना हाथ बढ़ाया और ज़िशान की उंगलियों में पहनी एक अंगूठी उड़कर अडेप्ट म्यू के हाथ में आ गई। यह एक श्रेणीबद्ध भंडारण प्रकार का जादुई खजाना है, निपुण म्यू ने कहा। तुम इसे बांध नहीं सकते, इसलिए मैं इसके अंदर की वस्तुओं को वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। फुश। जल्द ही निपुण म्यू ने अंगूठी बांधने का काम पूरा कर लिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, जमीन पर कहीं से भी बड़ी संख्या में विविध वस्तुएं प्रकट हुईं, जिनमें दाव, युद्ध कवच, सूट, खाद्य पदार्थ, कुछ सुनहरी वस्तुएं, साथ ही कुछ कीमिया सामग्री और विभिन्न बोतलें भी शामिल थीं। तुम्हारी त्वचा को देखकर लगता है कि तुम्हें हार्ट ईटर पाउडर से जहर हो गया होगा। अडेप्ट म्यू ने अपना हाथ हिलाया और जमीन पर पड़ी छोटी बोतलों में से एक ऊपर आ गिरी, जिस पर हार्ट ईटर एंटीडोट लिखा था। जाहिर है इतनी सारी बोतलें मौजूद होने के कारण ज़िशान खुद भी चिंतित था कि कहीं वह गलत बोतल इस्तेमाल न कर ले, इसलिए उसने सभी बोतलों पर लेबल लगा दिए थे। निपुण म्यू ने बोतल का ढक्कन खोला, उस पर एक नजर डाली, फिर सिर हिलाया। यही मारक है, एक गोली खा लो। तुम इन विभिन्न वस्तुओं और क्रमबद्ध जादुई खजानों को भी इकट्ठा कर सकते हो। हालांकि अभी तुम इन्हें बांध नहीं सकते, लेकिन जब तुम ज़िफू शिष्य बनोगे तो बांध पाओगे। चिंता मत करो, हालांकि ये चीजें तुम्हारे लिए खजाना हैं, लेकिन मेरे लिए इनका कोई मूल्य नहीं है। धन्यवाद निपुण। निंग बहुत आभारी था। हालांकि वह जानता था कि इन चीजों का सिद्ध के लिए कोई खास महत्व नहीं है, फिर भी इस सिद्ध म्यू के कार्य साफ और निर्णायक थे। निंग कैसे कृतज्ञता महसूस न करे कि वह व्यक्ति, एक साधारण जियांटियन जीव, उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार कर रहा था। एक दिन मुझे इस दयालुता का बदला अवश्य चुकाना होगा, निंग ने स्वयं से कहा। निंग ने गोली निगल ली, जिसका स्वाद साफ और सुगंधित था, लगभग चीनी की गोली जैसा। जैसे ही गोली उसके पेट में गई, वह तुरंत घुल गई। जल्द ही उसे अपने पूरे शरीर में एक गर्माहट का एहसास हुआ और उसके शरीर में फैला हार्ट ईटर का जहर का एक एक कण अचानक बर्फ की तरह घुल गया और तेजी से पूरी तरह गायब हो गया। उसके पूरे शरीर में फैल रहा दर्द भी गायब हो गया और उसके चेहरे के लाल धब्बे भी गायब हो गए। ये ततैया का घोंसला। निपुण म्यू ने ततैया के घोंसले की ओर इशारा किया, जिसके अंदर कई जहरीले ततैया थे। ततैया का घोंसला एक अज्ञात जादुई खजाना है, तुम इसे बांध सकते हो। हालांकि घोंसले के अंदर मौजूद इतने सारे ततैयाओं के लिए उन्हें मानसिक रूप से नियंत्रित करने के लिए तुम्हें ज़िफू शिष्य बनना होगा और फिर धीरे धीरे उन्हें अपनी की से बांधना होगा। ज़िफू शिष्य बनने से पहले उनके लिए अक्सर खाना लाना याद रखना। उन्हें भूखा मत मारो, अगर उन्हें भूखा रखा गया तो वे एक दूसरे को मारना और खाना शुरू कर देंगे। निंग ने तुरंत सिर हिलाया, समझ गया। जल्दी करो और ततैया के छत्ते को बांध दो। ओह, ये रही ततैया को बांधने की एक नियमावली। ये स्नोड्रैगन पर्वत की एक गुप्त नियमावली है। यह इतनी कीमती तो नहीं है, लेकिन इसमें ततैया और कीटों को बांधने की बुनियादी बातें जरूर हैं। निपुण म्यू को बेई ज़िशान की चीजों में एक फर से ढकी किताब तुरंत दिखाई दी। ततैया को बांधना काफी आसान है, बस उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है और उन्हें पालना भी।
तुम्हें सीखने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीजें तुम्हारे जिफू शिष्य बनने से पहले ही सीखने का इंतजार कर सकती हैं। निंग ने मैनुअल स्वीकार कर लिया, जिसके शीर्ष पर 3 अक्षर थे, कीप बंधन मैनुअल। क्योंकि इस ततैया के घोंसले में जहरीले कीड़े हैं, इसलिए इसे किसी जादुई खजाने में नहीं रखा जा सकता। निपुण म्यू ने घोंसला निंग को सौंप दिया। हालांकि ततैया के घोंसले का आकार बदल सकता है, तुम इसे छोटा कर सकते हो, फिर इसे अपने साथ ले जा सकते हो। हाँ, निंग ने स्वीकार किया। उसने तुरंत विशाल काले ततैया के घोंसले को स्वीकार कर लिया। उसे सौंपने से पहले निपुण म्यू ने ततैया के घोंसले में बची हुई जादुई शक्ति को पहले ही मिटा दिया था, इसलिए निंग उसे आसानी से बांध पाया। अन्यथा निंग को बेई ज़िशान द्वारा छोड़ी गई बची हुई जादुई शक्ति को मिटाने में ही बहुत समय लग जाता। छोटा छोटा छोटा, निंग ने काले ततैया के घोंसले को तेजी से सिकुड़ते हुए देखा, जब तक कि वह उंगली के आकार का नहीं हो गया। उसने अपने हाथ के एक झटके से एक कपड़े की बोरी उठाई और उसमें ततैया का घोंसला रख दिया। उसने बोरी को अपने कपड़ों के अंदर रख दिया और उसने जो कवच जैसा जादुई खजाना पहना था उसका आकार थोड़ा सा बदल गया, जिससे बोरी उसके अंदर समा गई। उन सबको इकट्ठा करो। निंग ने अपना हाथ हिलाया और जमीन पर पड़ी कई विविध वस्तुओं को इकट्ठा किया, साथ ही मैनुअल और जहर भी जो बेई ज़िशान ने पीछे छोड़ दिए थे। जहाँ तक बेई ज़िशान के जादुई खजानों की बात है, निंग ने उन्हें छुआ तक नहीं। ये जादुई खजाने हैं। निपुण म्यू ने बोलते हुए खून से सने बैनर की ओर इशारा किया। मैं यह असंख्य प्रेत बैनर ले जाऊंगा। यह एक जादुई खजाना है जो पापों से जन्मा है। मुझे इसे वापस लेना है, और यह इस बात का भी प्रमाण है कि मैंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। बाकी तुम रख सकते हो। ठीक है। केवल अब निंग ने अन्य रैंक वाले जादुई खजाने एकत्र किए। वह उनमें से किसी का भी उपयोग करने में असमर्थ था, और इसलिए वह अब केवल उन्हें इकट्ठा कर सकता था। द मायरियड रेट्स बैनर। निपुण म्यू ने खून से सना बैनर उठाया, जो एक धुंधली सी काली आभा से चमक रहा था। कौन जाने इसे बनाने के लिए कितने लोगों को यातनाएं देकर मौत के घाट उतारा गया होगा। कितना भयानक, भारी पाप। इस बेई ज़िशान की तो मौत ही तय थी। उसने इस मायरियड रेट्स बैनर का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया था, लेकिन तुम्हारी आत्मा तो पहले से ही ईश्वरीय इच्छा के स्तर पर है। यह अधूरा मायरियड रेट्स बैनर तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। निपुण म्यू को लग रहा था कि निंग ने उन सभी भयानक प्रेतों को नष्ट करने के लिए उसकी शक्ति पर भरोसा किया था। उसे नहीं पता था कि निंग ने वास्तव में उन सभी भयानक प्रेतों को शांत करने के लिए माँ नुवा के दर्शन पर भरोसा किया था। देखो, ये पाप है, इतना भारी पाप कि इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है, और फिर भी असीम कर्मफलों को देखना बहुत मुश्किल है। सिद्ध म्यू ने खूनी झंडे के चारों ओर फैली काली आभा की ओर इशारा किया। पाप जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तुम कल्पना कर सकते हो कि यह कितना गंभीर और संगीन पाप है। हम रेन ड्रैगन गार्ड्स को स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति का नाश करना चाहिए जिसने इतने गंभीर पाप किए हों। निंग ने देखा और सिर हिलाया। पहाड़ी गुफा के भीतर ब्लाइंड फिश और अन्य लोगों के शरीर और कपड़े खून से सने हुए थे। जल्दी करो, इन्हें ऊपर उठाओ, जल्दी करो। काला सांप और नीला अग्निपक्षी उन नौकरों पर चिल्ला रहे थे। नौकरों की हिम्मत कैसे होती कि वे विरोध कर पाते। वे आज्ञाकारी होकर उन लोगों को उठाते, धोते और अपनी पीठ पर लादते थे जो खुद चलने में असमर्थ थे। युवा स्वामी, युवा मास्टर जी निंग कहाँ हैं? ब्लाइंड फिश और जी जेडविच ने अन्य लोगों के साथ पूछा। काले सांप ने बस इतना कहा, युवा स्वामी बाहर हैं। ब्लाइंड फिश अभी भी अपने आप चलने में सक्षम था, लेकिन जेडविच को उठाना पड़ा। वे सभी गुफा से बाहर निकले, और जैसे ही वे बाहर निकले उन्होंने हजारों भयभीत दाव सैनिकों को देखा, साथ ही जमीन पर बिखरी लाशें, और दूर जी निंग को भी देखा, जो उस समय अडेप्ट म्यू से बातें कर रही थी। निंग ने मुड़कर देखा। जब उसने अपने मालिक ब्लाइंड फिश को देखा, जिसका पूरा शरीर खून से लथपथ था, और साथ ही जेडविच और बाकी लोग भी, तो उसका दिल दुखने लगा। वह चिल्लाया, मालिक ब्लाइंड फिश। युवा स्वामी, ब्लाइंड फिश भी बोली, तुम सब। निंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। धन्यवाद युवा स्वामी। धन्यवाद युवा गुरु जी। निंग सिर्फ जी कबीले के लोग ही नहीं, बल्कि रिवरबैंक कबीले, आयनवुड कबीले, को कबीले और कई अन्य कबीलों के जियांटियन जीव भी, जिनके डेंटियन नष्ट हो गए थे, कृतज्ञता से भर गए। उनके डेंटियन नष्ट होने से वे अपंग हो गए थे, लेकिन सूरज को फिर से देख पाने और अपने कबीलों में वापस रहने के लिए वे पहले से ही असीम कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। निंग के दिल में असीम कड़वाहट थी। ये लोग जी वंश के दुश्मन भी थे, ये सच है, लेकिन अतीत में ये गौरवशाली और सम्मानित जियांटियन जीव थे। लेकिन अब उनके सभी डेंटियन नष्ट हो चुके थे। बेई ज़िशान के सारे खजाने हासिल करने से पहले जो उत्साह उसे महसूस हुआ था, वह पूरी तरह से गायब हो गया। निंग उन नौकरों की ओर मुड़ा और चिल्लाया, इस पहाड़ में और कितने लोग कैद हैं? यहाँ संभवतः 10 लाख से ज्यादा लोग कैद हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल है कि उनमें से आधे भी जिंदा बचे हैं या नहीं। कुछ नौकरों ने तुरंत घबराकर कहा। निंग ये सुनकर दंग रह गया। 1 लाख, ये कैसा पाप है? निपुण म्यू ने सिर हिलाया और आह भरी। जी निंग, ये हजारों दाव सैनिक और साथ ही लाखों जीवित आम लोग। इनसे निपटने दो उन 2 आत्मिक प्राणियों को। तुम दोनों याद रखना कि वे हजारों दाव सैनिक निर्दोष थे। बेई ज़िशान ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर किया था। हत्या के विरुद्ध निषेधाज्ञा का अब और उल्लंघन मत करो। हाँ, काले सर्प और नीला अग्निपक्षी ने जल्दी से सिर हिलाया। उन्होंने पहले उन बार्ड ड्रैगन दाव सैनिकों की शक्ति देखी थी। हालांकि वे उन दाव सैनिकों की जान तो बचा सकते थे, लेकिन वे उन दाव युद्ध कवच को जरूर छीन लेंगे। मैं तुम दोनों का सारा काम संभाल लूंगा, निंग ने निर्देश दिया। चिंता मत करो, काले सर्प और नीला अग्निपक्षी ने उत्तर दिया।
जी निंग, चलो तुम्हारे जी वंश के पश्चिमी प्रांत शहर चलते हैं। निपुण म्यू ने कहा, मैं इन लोगों को भी साथ ले जा सकता हूँ। बोलते हुए उसने हाथ हिलाया और अचानक एक पत्ता प्रकट हुआ। पत्ता तेजी से आकार में बड़ा हुआ और जल्द ही एक विशाल पत्ता बन गया जो दर्जनों मीटर लंबा था। निंग ने ये देखकर तुरंत मास्टर ब्लाइंडफिश, जेडविच और जी कबीले के बाकी सदस्यों को उस पत्ते के ऊपर खड़ा कर दिया। को कबीले, रिवरबैंक कबीले और बाकी कबीलों ने यहाँ अस्थायी रूप से विश्राम किया, अपने कबीले की सेनाओं के आने का इंतजार करते हुए। चलदर, निपुण म्यू, निंग, ब्लाइंडफिश और जी वंश के अन्य जियांटियन जीव जिनके डेंटियन नष्ट हो गए थे, सभी पत्ते पर चढ़ गए थे। दर्जनों मीटर लंबा वह विशाल हरा पत्ता तेजी से हवा में उड़ गया, तेजी से पहाड़ों की चोटियों को पार करते हुए आसमान में गायब हो गया। पुस्तक 5, अध्याय 7, माँ को देखना। उस एक हरे पत्ते पर जी निंग के साथ साथ 20 से ज्यादा पत्ते थे। वह बादलों के बीच से उड़ता हुआ पश्चिम प्रांत शहर की ओर तेजी से बढ़ रहा था। हर कोई या तो बैठा था या लेटा हुआ था, जबकि निंग और निपुण म्यू शियाओ खड़े थे। अडेप्ट, इससे पहले आपने कहा था कि बेइज ईशान स्नोड्रैगन पर्वत से था। निंग ने वह प्रश्न पूछा जिस पर वह विचार कर रहा था। ठीक है, स्नोड्रैगन पर्वत। निपुण म्यू ने निंग की ओर देखा और सिर हिलाया। स्नोड्रैगन पर्वत को पूरे स्टिलवाटर कमांडरी की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक माना जा सकता है और स्कूल के भीतर कई आदिम दाववादी पहरा देते हैं। उनकी जड़ें काफी गहरी हैं। निंग मन ही मन हैरान हो गया। एकाधिक आदिम दाववादी, क्योंकि यह विद्यालय इतना बड़ा है और इसमें प्रशिक्षण की इतनी सारी विधियां हैं, इसलिए इसमें कुछ दुष्ट तकनीकें भी हैं और इसलिए स्वाभाविक रूप से इसमें कुछ अमर साधक भी होंगे जो दुष्ट मार्ग पर चल पड़े हैं। निपुण म्यू ने कहा, स्नोड्रैगन पर्वत शक्ति की अधिक परवाह करता है और इसीलिए इसके भीतर दानव साधक, दुष्ट साधक, अमर साधक, बौद्ध साधक और अन्य सभी प्रकार के साधक मौजूद हैं। ये शक्ति को सबसे अधिक महत्व देता है। निपुण म्यू ने आह भरी, क्योंकि इसके भीतर मछलियां और ड्रैगन एक साथ मिले हुए हैं, इसलिए बहुत से लोग स्नोड्रैगन पर्वत की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे इसकी शक्ति और भी बढ़ जाती है। कुछ जिफू शिष्य जो इससे विदा हो गए हैं, स्नोड्रैगन पर्वत के नाम से कहीं और अपना क्षेत्र स्थापित करेंगे। मुझे लगता है कि इन्हें शाखाएं माना जा सकता है। ये शाखाएं अक्सर कुछ प्रतिभाशाली युवाओं को इकट्ठा करके उन्हें मुख्य विद्यालय में भेजती हैं। इस प्रकार स्नोड्रैगन पर्वत निरंतर और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा है। लेकिन जाहिर है, हमारे रेनड्रैगन गार्ड्स की तुलना में स्नोड्रैगन माउंटेन अतुलनीय रूप से कमतर है। निपुण म्यू हंसा। स्टिलवाटर कमांडरी में हम रेनड्रैगन गार्ड्स द्वारा तैनात किए गए लूज इमॉर्टल्स में से कोई भी पूरे स्नोड्रैगन माउंटेन स्कूल का सफाया करने में सक्षम है। निंग ने सिर हिलाया। यह कोई मजाक नहीं था। स्नोड्रैगन पर्वत एक स्कूल से ज्यादा कुछ नहीं था, जबकि रेनड्रैगन गार्ड्स ग्रैंडजिया राजवंश की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति थी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। बेशक दोनों एक ही स्तर के नहीं थे। देखो, हम यहाँ हैं। निपुण म्यू ने दूर की ओर इशारा किया। पश्चिम प्रांत शहर आगे है। हम यहाँ हैं। निंग दंग रह गया। उसने देखा कि दूर एक जंगल था जो एक शानदार शहर को घेरे हुए था। ये वास्तव में पश्चिम प्रांत शहर था, जहाँ वह बचपन से रहता आया था। निंग दंग रह गया। वांशियांक के सिद्ध पुरुष अपने जादुई खजानों के साथ जिस गति से यात्रा करते हैं, वह वाकई अद्भुत है। हजारों किलोमीटर की दूरी पलक झपकते ही तय कर लेते थे। तभी निंग को चिंता होने लगी। मुझे आश्चर्य है कि माँ कैसी होंगी। माँ तो हमेशा से ही ठीक रही हैं। अचानक उनकी तबीयत इतनी खराब क्यों हो गई? पश्चिमी प्रांत शहर के भीतर युची स्नो अपने कमरे में आराम कर रही थी, जबकि कमरे के बाहर उसका पति जी यिचुआन जी नाइनफायर से बात कर रहा था। ये सब अतीत की उस आपदा के कारण हुआ है। यिचुआन ने अपना सिर हिलाया। नाइनफायर वहीं बैठी रही और हल्के से सिर हिलाया। उस आपदा ने तुम दोनों पति पत्नी की नियति बदल दी। यिचुआन, तुम हमारे जी वंश के 1000 सालों में पैदा हुए सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। जब तुम बच्चे थे और तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई, तो तुम अचानक ऊंचे उठने लगे। तुमने अपना वायलट पैलेस पहले ही स्थापित कर लिया था और जिफू शिष्य के रूप में अमरता के मार्ग पर चल पड़े थे। दुर्भाग्य से ये सब बर्बाद हो गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमरता के मार्ग पर मेरी भविष्य की संभावनाएं नष्ट हो गई हैं। यिचुआन ने सिर हिलाया और आह भरी। उस आपदा के दौरान मेरी पत्नी का बड़ा भाई, जो हम तीनों में सबसे शक्तिशाली था, मेरी और स्नो की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। स्नो पहले ही बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन निंग को जन्म देने के लिए उसने एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी अपनी जीवन शक्ति समाप्त हो गई। हालांकि अमरता के मार्ग पर मेरी भविष्य की संभावनाएं नष्ट हो गई हैं, फिर भी हम तीनों में से मैं सबसे आसानी से बच निकला। नाइनफायर ने आह भरते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। भाग्य मनुष्य को मूर्ख बना देता है। बाहर की विशाल असीम दुनिया में रोमांचकारी यात्राएं यहाँ स्वेलो माउंटेन में रहने से कहीं ज्यादा खतरनाक थीं। विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे। कुछ मुलाकातें तो अच्छी होती, लेकिन कुछ विनाशकारी भी होती। उदाहरण के लिए, जब युची भाई बहन और यिचुआन उस संकट से गुजरे थे, तो नतीजा यह निकला था। नाइनफायर ने अचानक अपना सिर उठाया। ऊपर से एक हरा पत्ता आसमान में तेजी से उड़ता हुआ एक आंगन में जा गिरा। इस पत्ते के ऊपर अडेप्ट म्यू, निंग, ब्लाइंडफिश, जेडविच और कई अन्य लोग थे। यिचुआन ने आश्चर्य से सामने खड़े लोगों को देखा, फिर तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गया। जेडविच, शान, ब्लाइंडफिश, तुम सब वापस आ गए। तुम सबको क्या हुआ? तुम सब घायल कैसे हो गए? तुम सब पिछले कुछ दिनों से क्या कर रहे थे? तुम सब अचानक गायब क्यों हो गए? प्रणाम कुलपति,
जी कबीले के 20 से अधिक जियांटियन जीवों ने तुरंत अपने कुलपति को पहचान लिया और एक साथ उन्होंने तुरंत पुकारा। नाइनफायर को स्वाभाविक रूप से पता था कि उसके कुल के 20 से ज्यादा जियांटियन जीव गायब हो गए हैं और वह इस घटना से बेहद निराश था। अब इन सभी जियांटियन जीवों को फिर से प्रकट होते देखकर वह आश्चर्यचकित भी हुआ और प्रसन्न भी। उसने जल्दी से कहा, जब हमें पता चला कि तुम गायब हो गए हो तो हमारा पूरा जी कुल तुम्हारी तलाश में जुट गया। क्या तुम सब ठीक हो? हमारे डेंटियन नष्ट हो गए हैं, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं कि अभी भी जीवित हैं। जेडविच ने भारी स्वर में कहा। डेंटियन नष्ट हो गए? नाइनफायर ने आंखें फाड़कर देखा। पास में खड़े एक लंबे बालों वाले युवक ने भी पुकारा, कुलपति, ये केवल जी निंग और इस सिद्ध की बदौलत ही संभव हुआ कि हम इस बार बच पाए। दक्ष, नाइनफायर और यिचुआन ने अपने दिलों में बिजली का उछाल महसूस किया। निपुण, तो इसका मतलब था कि यह एक वांशियांग सिद्ध था। पूरे स्वेलो माउंटेन क्षेत्र में एक भी वांशियांग सिद्ध नहीं था। दोनों ने सिद्ध म्यू को देखा। दरअसल जब उन्होंने उसे पहली बार देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई असाधारण व्यक्ति है। जादुई खजाने पर सवार होकर यहाँ आने के लिए उन्होंने अनुमान लगाया कि वह कम से कम एक जिफू शिष्य तो था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में एक वांशियांग सिद्ध था। उन्होंने देखा कि निंग इस वांशियांग सिद्ध के बगल में खड़ा था, मानो उनके बीच अच्छे संबंध हों। वे मन ही मन ये सोचकर हैरान हुए बिना नहीं रह सके कि निंग इस वांशियांग सिद्ध से कैसे परिचित हो गया। जी नाइनफायर, जी यिचुआन, आपका स्वागत करता है। निपुण, नाइनफायर और यिचुआन दोनों ने सम्मानपूर्वक कहा। वास्तव में मुझे ही जी निंग का धन्यवाद करना चाहिए। निपुण म्यू शांति से हंसा। जी निंग, नाइनफायर और यिचुआन ने निंग की ओर देखा। निंग के चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए और उसने तुरंत कहा, मुझे पता चला कि माँ गंभीर रूप से बीमार हैं, इसलिए मैंने अडेप्ट म्यू को हमारे पश्चिमी प्रांत शहर में आने के लिए आमंत्रित किया। बर्फ कमरे के ठीक अंदर है। यिचुआन को अचानक एहसास हुआ और वह तुरंत बोल पड़ा। निपुण म्यू शियाओ ने सिर हिलाया और पास वाले कमरे की ओर चल दिया। निंग और यिचुआन भी उनके पीछे पीछे चल दिए, जबकि निंग ने चलते हुए धीरे से पूछा, पिताजी, क्या हुआ? माँ अचानक बीमार कैसे पड़ गईं? यह वही बीमारी थी जो अतीत में छूट गई थी, यिचुआन ने कहा। मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगा। कमरे में प्रवेश करने के बाद उन्होंने नौकरानियों को जाने दिया। बिस्तर पर लेटी स्नो के अलावा केवल निपुण म्यू, निंग, यिचुआन और नाइनफायर ही मौजूद थे। युची स्नो ने आंखें खोलीं और नए लोगों को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन उभर आई। स्नो, यह अडेप्ट म्यू है जिसे निंग ने आने के लिए कहा था, यिचुआन ने जल्दी से कहा। ये सुनकर स्नो ने तुरंत अपनी बाहों का सहारा लिया और कहा, युची स्नो, तुम्हें नमस्कार। निपुण, मुझे अपना दाहिना हाथ दो। निपुण म्यू बिस्तर के बगल में पत्थर की बेंच पर बैठ गया। स्नो ने अपना राख सा दाहिना हाथ बढ़ाया। अब उसने देखा कि अडेप्ट म्यू के पास निंग खड़ा था। उसने अपने बेटे की तरफ देखा और जैसे ही उसने देखा, स्नो के चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। निपुण म्यू ने अपनी एक उंगली आगे बढ़ाकर स्नो की कलाई पर हल्के से थपथपाई। तुरंत ही जीवन ऊर्जा से भरी हरी रोशनी का एक बिंदु फैल गया और तेजी से स्नो के पूरे शरीर को ढक लिया। निंग और यिचुआन, जो पास बैठे देख रहे थे, उनके दिलों में बेचैनी महसूस हुई। काफी देर इंतजार करने के बाद निपुण म्यू ने भौहें चढ़ानी शुरू कर दी। अजीब है, अजीब है। ये सुनकर निंग के दिल में घबराहट हुई। उसने जल्दी से पूछा, आदरणीय, मेरी माँ, वो अभी भी भौहें चढ़ाए? अडेप्ट म्यू ने कहा, हालांकि मैं चिकित्सा में विशेषज्ञ नहीं हूँ, फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आपकी माँ को कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उनकी जीवन शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। आपकी माँ के शरीर में इतनी कम जीवन शक्ति बची है कि वे शायद सिर्फ 3 महीने और जी पाएंगी। उसकी जीवन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी है। निंग का चेहरा बदल गया। जब मेरी पत्नी गर्भवती थी तो उसे चोट लग गई थी, पास खड़े यिचुआन ने जल्दी से कहा। इसके बाद उसने एक गुप्त तकनीक अपनाई जिससे उसने अपनी पूरी ऊर्जा भ्रूण की रक्षा के लिए खर्च कर दी। निपुण म्यू ने सिर हिलाया। आपकी पत्नी मूल रूप से एक जियांटियन जीवन रूप थी और उसके शरीर में की के अवशेषों की शुद्धता को देखते हुए उसे एक शीर्ष जियांटियन जीवन रूप होना चाहिए था। दुर्भाग्य से उसे जो चोट लगी थी वह गंभीर होनी चाहिए थी। उसका डेंटियन नष्ट हो गया था और तार्किक रूप से वह भ्रूण को संरक्षित नहीं कर सकती थी। आपकी पत्नी ने भ्रूण की रक्षा के लिए अपनी जीवन शक्ति को प्रज्वलित करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग किया था, लेकिन इस गुप्त तकनीक की कीमत बहुत अधिक थी। इसके उपयोग की लागत की भरपाई करना लगभग असंभव है। ये सुनकर निंग हक्का बक्का रह गया। उसकी माँ एक शीर्ष जियांटियन विशेषज्ञ थी, उनका डेंटियन नष्ट हो चुका था और उन्होंने भ्रूण की रक्षा के लिए अपनी जीवन शक्ति को प्रज्वलित करने की एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि जब उसकी माँ ने उसे फुटवर्क सिखाया था तब से उसने जो देखा था उससे लगता था कि वह वाकई एक विशेषज्ञ थी। लेकिन उस साल जब वह अपनी माँ के गर्भ में था तब आखिर क्या हुआ था? उसके माता पिता ने हमेशा जानबूझकर निंग से उसकी माँ के गर्भवती होने की सच्चाई छिपाई थी, उसे बताने से इनकार कर दिया था। अडेप्ट, कृपया मेरी माँ को बचा लो, निंग ने घबराहट से कहा। उसे बचाने का एकमात्र उपाय उसकी आयु बढ़ाना है। निपुण म्यू ने आह भरी। बीमारियों को ठीक करने के लिए ढेरों स्पिरिट पिल्स उपलब्ध हैं और मेरे पास भी ऐसी स्पिरिट पिल्स हैं जिनका इस्तेमाल अमर साधकों के लिए उनकी आयु बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से किसी नश्वर की आयु बढ़ाना किसी अमर साधक की आयु बढ़ाने से हजारों गुना ज्यादा मुश्किल है। इस तरह की दवा के बारे में मैंने रिंड्रेगन गार्ड्स में सिर्फ सुना है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये कहाँ मिलेंगी।
ज्यादा संभावना है कि सिर्फ अमर ही इन्हें बना पाएंगे। पास में खड़ा नाइनफायर ये सुनकर चौंक गया। रेन ड्रैगन गार्ड्स अमर। ये सुनकर नीम को लगा जैसे उसका दिल अचानक बर्फ में बदल गया हो। पुस्तक 5 अध्याय 8 स्वीकृति सीखना। सिद्धम और शियाओ उसी दिन स्टिलवाटर सिटी के लिए रवाना हो गए। जाने से पहले उन्होंने जी निंग को अकेले में सलाह देने के लिए अपने पास बुलाया। जी निंग, आपकी प्रतिभा अद्भुत है। यह निश्चित है कि आप अमरता के मार्ग पर बहुत आगे बढ़ेंगे। अमर साधकों की आयु बहुत लंबी होती है। जब तक उनके मित्र और परिवार भी अमर साधक न हो, आपको उन सभी को बुढ़ापे में मरते हुए देखना होगा। दरअसल ये ताओ के प्रति आपके मन के संबंध में आत्म सुधार का एक रूप है। चूंकि आप एक अमर साधक बन गए हैं, आपको तैयार रहना होगा। चाहे आपको कितना भी कष्ट हो, आपको अपने दुख से बाहर निकलना होगा। अन्यथा आपके लिए 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन होगा। निपुण म्यू के जाने के बाद जी नाइनफायर भी तुरंत उस पहाड़ की ओर चल पड़ा जहां बेई ईशान छिपा था। आखिरकार उस जगह पर फ्लड ड्रैगन दाव युद्ध कवच था। निंग अकेले ही सरपेंट विंग झील तक गया। अभी भी उम्मीद है, मेरी माँ के पास अभी भी बचने की उम्मीद है। निंग पहाड़ी घने जंगलों से होकर भागा। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए अपने विंडविंग इवेजन का इस्तेमाल करता था। उसकी दौड़ने की गति उन काले जानवरों की यात्रा की गति से कहीं ज्यादा तेज थी और अपनी दिव्य शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च करने के बाद वह सिर्फ 2 घंटों में सरपेंट विंग झील तक पहुंचने में कामयाब रहा। उस प्राचीन जलीय जागीर के कई स्वामी रहे हैं। अमर जुहुआ तीसरे स्वामी थे। अन्य स्वामी की उपेक्षा करते हुए अमर जुहुआ स्वयं लाखों वर्षों तक एक मुक्त अमर के रूप में रहे थे। उनके पास निश्चित रूप से काफी औषधियां थीं और शायद उनमें से कुछ नश्वर लोगों की आयु बढ़ाने में सक्षम हैं। निंग पानी की सतह पर दौड़कर द्वीप पर पहुंच गया। युवा मास्टर नमस्कार युवा स्वामी। द्वीप पर कई लोग थे जो बहुत पहले वहां अपना घर बनाने आए थे। ऑटम लीफ और वह छोटा बच्चा ब्लूस्टोन भी वहां थे। निंग को पानी की सतह पर अपनी ओर दौड़ता देखकर वे तुरंत उसका स्वागत करने के लिए आगे बढ़े। मुझे कुछ काम है, तुम अभी के लिए सो सकते हो, निंग ने निर्देश दिया। फिर वह तुरंत धुंधली हो गई और उनकी नजरों से ओझल हो गई। इससे ऑटम लीफ और बाकी नौकर थोड़ा हैरान हो गए। निंग जल्द ही गुफा के द्वार पर पहुंच गया। वह लगातार अंदर की ओर बढ़ता रहा और कुछ ही पलों में वह उस जगह पहुंच गया जहां से उसे पिछली बार टेलीपोर्ट किया गया था। वरिष्ठ, निंग ने घबराकर आवाज लगाई, जल्दी करो, मुझे अंदर आने दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। अंधेरी सुरंगों की गुफाएं पूरी तरह खामोश थीं। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इससे निंग और भी बेचैन हो गया। बूढ़े काले बैल ने पहले कहा था कि निंग तभी लौटेगा जब वह नियंत्रण ताबीज बांध लेगा, लेकिन फिलहाल वह तो बस एक प्रारंभिक जियांटियन जीवन रूप था। उसे जिफू शिष्य बनने में कितना समय लगेगा? उसकी माँ के पास सिर्फ 3 महीने बचे थे। उसके पास यहाँ आकर भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वरिष्ठ महोदय, मेरे पास जीवन मरण से जुड़ा एक जरूरी मामला है। मैं आपसे तहे दिल से विनती करता हूँ, वरिष्ठ महोदय, मुझे अंदर आने दीजिए। निंग ने बेचैनी से विनती की। मौन, गड़गड़ाहट। अचानक आसपास की जगह घूम गई और उसके सामने गुफानुमा जगह में एक विशाल भालू का सिर फिर से प्रकट हुआ। भालू के सिर ने अपना विशाल मुंह खोला, निंग को अपने अंदर निगल लिया और निंग उस जगह से गायब हो गया। स्पेस टाइम मुड़ गया और फिर सब शांत हो गया। निंग ने सामने देखा। उसके सामने वह भव्य प्राचीन महल का हॉल था जिसके बीचों बीच वे अतुलनीय रूप से विशाल प्रार्थना चटाइयां रखी थीं। एक बूढ़ा काला बैल धीरे धीरे वहां आया और आह भरी, जी निंग, क्या मैंने तुम्हें तब तक इंतजार करने के लिए नहीं कहा था जब तक तुम नियंत्रण ताबीज बांध नहीं लेती? तब तुम स्वाभाविक रूप से जलीय मनों को महसूस कर पाओगी और अपनी इच्छानुसार आ सकोगी। तुम तो बस एक जियांटियन जीव रूप हो। तुम फिर से क्यों अंदर आई हो? वरिष्ठ, निंग ने जल्दी से कहा, मेरी माँ बहुत बीमार हैं। मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं यहाँ भीख मांगने आया हूँ। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है? बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। चूंकि तुमने अमरता का मार्ग चुना है, इसलिए तुम्हें इन सब के लिए तैयार रहना होगा। निंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। वरिष्ठ, मेरी माँ अभी जवान हैं, उन्हें इतनी जल्दी नहीं मरना चाहिए। पहले मैंने एक वांशियांक सिद्ध से अपनी माँ की देखभाल करने में मदद मांगी थी और उस वांशियांक सिद्ध ने बताया था कि मेरी माँ ने अतीत में मुझे बचाने के लिए अपनी जीवन शक्ति खर्च करने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। अब तक उनकी जीवन शक्ति लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है और उनके पास केवल 3 महीने का जीवन बचा है। मेरी माँ को बचाने के लिए एक ऐसी औषधीय गोली जरूरी है जो नश्वर लोगों की आयु बढ़ा सके। हालांकि उस वांशियांक सिद्ध ने खुद ऐसी गोलियों के बारे में सिर्फ सुना था और कहा था कि संभवतः ये केवल अमर लोगों के पास ही होती हैं। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, इसलिए मैं जलीय जागीर में आया हूँ। एक ऐसी औषधीय गोली जो नश्वर लोगों की उम्र बढ़ा सकती है। बूढ़े काले बैल ने आह भरी। इसे अमर गोली कहा जा सकता है। आमतौर पर केवल मुक्त अमर या सांसारिक अमर ही ऐसी चीज बना सकते हैं। अमर जुहुआ कोई साधारण अमर नहीं था। उसके पास जरूर ऐसी कोई औषधि की गोली होगी, है ना? निंग ने घबराहट में पूछा। बूढ़े काले बैल ने निंग की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। अमर जुहुआ लाखों सालों से जिंदा था। उसके परिवार और दोस्त बहुत पहले मर चुके थे। उसे ऐसी गोलियों की कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने कोई दवा नहीं ली। निंग का दिल कांप उठा। तो फिर? निंग ने जल्दी से कहा, मुझे लगता है अमर जुहुआ ने अपने पीछे कई जादुई खजाने छोड़े होंगे। मुझे एक ऐसा जादुई खजाना दो जिसकी कीमत अमर गोली जितनी हो और मैं उसे लेकर सौदा कर लूंगा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, निंग को पता चल गया कि वह गलती कर रहा है।
उसे अपनी माँ की जिंदगी की बहुत ज्यादा परवाह थी, इसलिए उसने अपना संतुलन खो दिया था। यहाँ तक कि उसकी बातों में भी शालीनता नहीं थी। मूर्खता, बूढ़ा काला बैल चिल्लाया। तुमने अभी अभी कहा था कि एक वांशियांक सिद्ध ने भी इस तरह की अमर गोली के बारे में सिर्फ सुना है। तुम इसके बदले में व्यापार करना चाहते हो? किसके साथ? तुम एक जियांटियन जीवन रूप उस स्तर का जादुई खजाना रखते हो। अगर तुम इसका दिखावा करोगे तो शायद वे शक्तिशाली अमर साधक इसके लिए तुम्हें मार डालेंगे। इसके बदले में व्यापार? अगर तुम्हारे पास पर्याप्त शक्ति नहीं है तो तुम व्यापार कैसे करोगे? और तो और तुमने नियंत्रण ताबीज भी नहीं बांधा है, और जलीय जागीर में तुम सिर्फ मुख्य महल में ही प्रवेश कर सकते हो। तुम बाकी जगहों में भी नहीं जा सकते। मैं अमर जुहुआ द्वारा छोड़े गए जादुई खजानों में से एक तुम्हें किस आधार पर सौंप दूं? बूढ़े काले बैल ने सिर हिलाया। और तो और ये फैसला तो मुझे लेना ही नहीं है। ये फैसला तुम्हें नहीं लेना है। निंग स्तब्ध रह गया। तो बूढ़े काले बैल ने आह भरी। मैं तो बस उस जादुई खजाने की आत्मा हूँ जो अमर जुहुआ ने हमेशा अपने पास रखा था। इस जलीय जागीर का असली नियंत्रक जलीय जागीर की आत्मा ही है। जलीय मनों की आत्मा? निंग उलझन में था। बूढ़े काले बैल ने समझाया, पूरी जलीय जागीर पहले मालिक द्वारा गढ़ी गई थी, जो बेहद रहस्यमयी था। यहाँ तक कि अमर जुहुआ को भी लगता था कि इस जलीय जागीर में ऐसे रहस्य हैं जिन्हें वह भी नहीं खोज पाया था। जलीय जागीर की आत्मा पहले मालिक द्वारा निर्धारित नियमों और कानूनों का पालन करती आ रही है। वह जरा भी नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी। किसी को इस जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं? जलीय जागीर की आत्मा ऐसा कर सकती है, लेकिन तुम्हें जागीर के अंदर दूसरी जगहों पर जाने की इजाजत दे सकते हैं? जलीय जागीर को बाध्य किए बिना इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। बूढ़े काले बैल ने कहा, ये तुम्हें अमर जुहुआ के जादुई खजानों में से एक भी नहीं दे सकता। आखिरकार ये जलीय जागीर की आत्मा है। ये जागीर के पहले मालिक के आदेशों का पालन जरूर करेगी। निंग दंग रह गया। उदाहरण के लिए, जब बाहरी दुनिया में चौथे स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो जलीय जागीर की आत्मा ज्यादा से ज्यादा अगले स्वामी को ढूंढने के लिए काम करेगी। बूढ़े काले बैल ने अपना सिर हिलाया। हम जादुई खजानों की आत्माएं तुम इंसानों से अलग हैं। तुम बदल सकते हो, लेकिन हम अपने स्वामी की इच्छा का सम्मान जरूर करेंगे। निंग समझ गया। जादुई खजाने तरह तरह के रूनों और बंधनों से ढके होते थे। उदाहरण के लिए, कुछ गोलेम जो जाली थे, अपने स्वामी की मृत्यु के बहुत समय बाद भी गोलेम अपने मूल आदेशों का पालन करते थे। आवास प्रकार के जादुई खजानों के लिए भी यही सच था। आवास के मालिक की मृत्यु के बाद भी उसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन आवास की आत्मा द्वारा किया जाता था। जब निंग को ये बात समझ में आए तो उसके दिल में गहरी निराशा छा गई। बूढ़े काले बैल ने निंग की ओर देखा। अमरता के मार्ग पर तुम अपने परिवार और दोस्तों को एक के बाद एक बुढ़ापे में मरते देखोगे। तुम कुछ दोस्तों को युद्ध में भी मरते देखोगे। तुम्हें इन बातों को स्वीकार करना सीखना होगा। जाओ अभी। वाह! एक विशाल भ्रमात्मक भालू का सिर प्रकट हुआ, जिसने निंग को अपने मुंह में समा लिया। निंग पश्चिमी प्रांत शहर लौट आया। अपनी माँ के पास लौटा। अब तक रात काफी हो चुकी थी। निंग, बिस्तर पर लेटी युची स्नो ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। तुम कहाँ चले गए? मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। माँ। निंग जल्दी से आगे बढ़ा और उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपनी माँ का हाथ थाम लिया। मैं घूमने गया था, हालांकि अब मैं और नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा। स्नो ने अपने बेटे के बालों को प्यार से सहलाया। वह हंसी। कोई बात नहीं, अगर तुम व्यस्त हो तो जो करना है करो। बस अपनी माँ से मिलने आना याद रखना, ठीक है? निंग ने धीरे से सिर हिलाया, और ऐसा करते हुए वह अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं सका। अब वह बस यही कर सकता था कि आखिरी 3 महीने उसकी माँ के साथ रहे। यही एकमात्र संतानोचित कार्य था जो वह अब कर सकता था। रात, उसकी माँ सो चुकी थी। जी यिचुआन और जी निंग, पिता और पुत्र, एक हॉल में थे। पिताजी। निंग ने अपने पिता की ओर देखा। मुझे लगता है अब समय आ गया है कि मुझे बताया जाए कि अतीत में वास्तव में क्या हुआ था। यिचुआन ने अपने बेटे को देखा, और ऐसा करते हुए उसे ब्लाइंड फिश और बाकियों की बातें याद आईं जो उन्होंने पहाड़ में निंग के किए पर कही थीं। उसे समझ आ गया कि उसका बेटा बड़ा हो गया है। आह भरते हुए उसने कहा, उस साल तुम्हारी माँ गर्भवती थी, इसलिए तुम्हारी माँ और मैंने जीवंश में लौटने का फैसला किया। उस समय तुम्हारे मामा चिंतित थे, इसलिए उन्होंने वापसी के रास्ते में हमारा साथ दिया और हमारी रक्षा की। मामा? निंग ने पहले कभी नहीं सुना था कि उसका कोई चाचा भी है। तुम्हारे चाचा का नाम यूची माउंट था। यिचुआन की आंखों में स्मृति का एक अंश उभर आया। तुम्हारे चाचा अत्यंत बुद्धिमान थे, और वे दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना है ये भी जानते थे। उनके कई मित्र थे। वे बचपन में ही जिफू के अनुयायी भी बन गए थे। अगर वे मुझे और तुम्हारी माँ को वापस न ले जाना चाहते होते तो शायद तुम्हारे चाचा को यूची वंश को पुनर्स्थापित करने और पुनः स्थापित करने का मौका मिलता। दुर्भाग्य से तुम्हारे चाचा की मृत्यु हो गई। वे हम तीनों की रक्षा के लिए शहीद हो गए। हम तीनों की जान तुम्हारे चाचा के बलिदान के कारण ही है। यह महान ऋण चुकाना कठिन है। ये सुनकर निंग को भारीपन का एहसास हुआ। एक चाचा, यूची माउंट, उसने ये नाम कभी नहीं सुना था। ये पल निंग के दिल में गहराई से अंकित हो गया। मैंने तो सिर्फ इतना सुना है कि तुम्हारे चाचा की एक बेटी थी, तुम्हारी ममेरी बहन। बदकिस्मती से मुझे नहीं पता कि तुम्हारा चचेरा भाई कहाँ है। यिचुआन ने सिर हिलाया और आह भरी। मैं उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। उसका कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ। आखिर हुआ क्या था? मेरे चाचा को किसने नुकसान पहुँचाया और मार डाला, और उनकी बीमारी की जड़ भी किसने बनाई?
निंग ने तुरंत पूछा, कौन था? पुस्तक 5, अध्याय 9, गर्माहट। जी यिचुआन ने अपने बेटे की तरफ देखा। झिझकते हुए उसने कहा, मैं तुम्हें बस इतना बता सकता हूँ कि वह स्नोड्रैगन पर्वत का एक शिष्य है और उसके दादा उनके एक पर्वत शिखर के शिखर गुरु हैं, जो आदिम ताओवादी स्तर के व्यक्ति हैं। निंग का चेहरा बदल गया। आदिम दाओवादी? वह खुद तो बस एक जिफू शिष्य है और उससे डरने लायक नहीं है। यिचुआन ने सिर हिलाया। लेकिन उसके पीछे एक आदिम ताओवादी खड़ा है, हम उसे सचमुच नाराज नहीं कर सकते। अगर हम उससे लड़ेंगे तो नतीजा पूरे जी कुल का विनाश ही होगा। इसीलिए तुम्हारी माँ और मैंने कभी इस बारे में जिक्र तक नहीं किया, नहीं तुम्हारे सामने इस बारे में एक शब्द भी कहा। जब से तुम्हारी माँ और मैं चुपके से जी कुल में लौट आए हैं, तब से हम हमेशा बहुत कम ही बात करते हैं। हालांकि बहुत मुमकिन है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी माँ और मुझे जरा भी इज्जत नहीं दी हो। यिचुआन ने अपने बेटे की ओर देखा। अब तुम बड़े हो गए हो और बहुत प्रतिभाशाली हो। उस निपुण म्यू ने जो कहा था उसके अनुसार हो सकता है कि तुम एक दिन रेनड्रैगन गार्ड्स में शामिल हो जाओ। इसीलिए मैंने तुम्हें ये बातें बताई हैं, वरना मैंने तो तुम्हें कभी ना बताने की सोची थी। उसका नाम क्या है? निंग ने इसी तरह सवाल पूछे। एक बार जब तुम वांशियांग सिद्ध बन जाओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, यिचुआन ने कहा। अगर मैं मर भी जाऊं तो तुम्हारे अंकल वाइट तुम्हें बताएंगे। उस साल तुम्हारे अंकल वाइट ने तुम्हारी माँ को उठाकर भागने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली थी। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी और उन्हें ठीक ठीक पता था कि उस साल क्या हुआ था। निंग ने घबराकर कहा, तुम मुझे अभी नहीं बता सकते? अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या फायदा? यिचुआन चिल्लाया, क्या तुम बदला लेने जाओगे? ये तो बस मौत की तलाश है। पहले सब्र करो और सहो। कुछ साल सहने के बाद तुम भी शांत हो जाओगे। याद करना। यिचुआन ने निंग को घूरा। नफरत को अपनी आंखों पर हावी मत होने दो। इस विशाल अंतहीन दुनिया में हत्या और नफरत सर्वव्यापी है। यह निश्चित है कि तुम एक दिन स्वेलो पर्वत छोड़ दोगे। बाहर की विशाल दुनिया में उन प्रमुख स्कूलों, कुलों और शक्तिशाली संप्रदायों से निपटना मुश्किल है। स्नोड्रैगन पर्वत तुम्हारे अमर बनने के मार्ग पर अपनी धार तेज करने के लिए एक चक्की के पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं है। निंग ने थोड़ा सिर हिलाया। जी और यूची, दोनों कुलों का भविष्य तुम्हारी उम्मीदों पर टिका है, समझे? यिचुआन ने कहा, इस असीम दुनिया में प्रसिद्ध होना और स्नोड्रैगन पर्वत के साथ साथ अन्य सभी शक्तियां भी तुम्हारे सामने सिर झुकाकर झुक जाएं। यही तो तुम्हारी माँ और मैं सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं। हाँ, निंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। अपनी माँ और मुझे तुम पर गर्व महसूस कराओ। यिचुआन ने अपने बेटे को घूरते हुए कहा। मेरे बेटे। पतझड़ की हवा चली, सूखे पत्ते गिर गए। यूची स्नो अपने कमरे के सामने एक लंबी बेंच पर बैठी थी। बेंच पर बिछी जानवरों की खाल गर्म और मुलायम थी। स्नो के शरीर पर भी जानवरों की खाल की एक परत जमी हुई थी। उसका चेहरा अब और भी ज्यादा राख जैसा हो गया था। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा, फिर बगल में खड़े यिचुआन की ओर मुड़ी। यिचुआन, वो जानवरों की खालें यहाँ ले आओ। ठीक है। यिचुआन तुरंत कमरे में दाखिल हुआ और जानवरों के फर वाले कपड़ों का ढेर लेकर जल्दी से वापस लौट आया। ये है। निंग ने जानवर के फर वाले कपड़ों की ओर देखा। यिचुआन ने कहा, तुम्हारी माँ के पास पिछले कुछ दिनों से कोई काम नहीं था, इसलिए वो इन जानवरों के फर वाले कपड़ों को सिल रही हैं। हर एक धागा और सिलाई तुम्हारी माँ के हाथों की मेहनत है। वहाँ बैठते हुए स्नो ने धीरे से कहा, अब तक काफी कपड़े बन चुके हैं। मैंने पिछले 3 महीनों में सिर्फ 12 सेट कपड़े बनाए हैं। ये सभी तुम्हारे मौजूदा आकार और कद के हिसाब से हैं। भविष्य में माँ तुम्हारे पास नहीं रह पाएंगी, लेकिन ये कपड़े तुम्हारे साथ रहेंगे। निंग की आंखें भर आईं और वह आंसू रोक नहीं सका। मत रो। स्नो ने अपने बेटे के चेहरे पर प्यार से हाथ फेरा। मुझे पता है कि अब जल्द ही मैं और नहीं टिक पाऊंगी। माँ। निंग की आवाज कांप रही थी। माँ ने इस जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है। स्नो ने धीरे से कहा, जब मैं शिशु थी तो मैं एक विशाल कुल में रहती थी जहाँ असीमित शानदार संभावनाएं थीं। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने पिता के साथ भाग गई थी। अंततः तुम्हारे पिता से मिली और उनके साथ खतरों का सामना करते हुए साहसिक यात्राएं की। उसके बाद मैंने जी कुल में 10 साल शांतिपूर्वक बिताए। मेरे जीवन में मेरे पिता थे जो मुझे प्यार करते थे, बड़े भाई बहन थे जो मुझे प्यार करते थे, एक ऐसा व्यक्ति था जो मुझे प्यार करता था, और तुम मेरे सबसे प्यारे बेटे। मैं सचमुच संतुष्ट हूँ। निंग के आंसू लगातार बह रहे थे। वह लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें रोक नहीं पा रहा था। बस एक ही चीज थी जो वह लगातार अपनी माँ का हाथ पकड़े हुए था। उसकी माँ का हाथ अब चिकना नहीं रहा, वह खुरदुरा और चमड़े जैसा हो गया था, मानो कोई सूखा पत्ता जिसमें कोई जान न हो। स्नो ने धीरे से कहा, तुम्हारे शरीर में जी वंश का वंश है, साथ ही मेरे यूची वंश का वंश भी। तुम्हारी माँ का तुम्हें पाना तुम्हारी माँ के लिए जीवन का सबसे बड़ा गौरव है। माँ। निंग ने अपनी माँ को घूरा। निंग, बेटा, क्या भविष्य में तुम सरपेंटविंग झील पर लंबे समय तक रुकोगे? स्नो ने अपने बेटे की ओर देखा। निंग ने सिर हिलाया। एक अमर साधक होने के नाते आखिरकार एक ठिकाना तो होना ही था। पश्चिमी प्रांत शहर बहुत भीड़भाड़ वाला था और वहाँ बहुत से लोग रहते थे। सरपेंटविंग झील ज्यादा शांत थी। इसके अलावा सरपेंटविंग झील के पास एक जलीय मनो भी था। भविष्य में वह अक्सर सरपेंटविंग झील में ही रुकता था। मेरे मरने के बाद, स्नो ने अपने बगल में बैठे यिचुआन की ओर देखा, मेरे अंतिम संस्कार के बाद मेरी राख सरपेंटविंग झील पर बिखेर देना। यिचुआन, तुम्हें जलन तो नहीं होगी ना? यिचुआन की आंखें नम थीं। उसने जोर से हंस दिया। दरअसल थोड़ी जलन हो रही है। वैसे मेरे मरने के बाद मेरी राख भी सरपेंटविंग झील पर बिखेरी जाएगी। तब तक हम फिर से साथ होंगे,
है ना? स्नो हंसा। यिचुआन ने धीरे से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। निंग, बेटा। स्नो की आवाज कमजोर होती जा रही थी। वह मुस्कुराई। मैं हमारे यूची कबीले के विंडविंग इवेजन को देखना चाहती हूँ। मुझे इसका प्रदर्शन करो। हाँ माँ। निंग अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके पीछे कहीं से पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ और फिर अपने दिल के दर्द को बलपूर्वक दबाते हुए निंग ने विंडविंग इवेशन पवन पंख से बचने का अभ्यास शुरू कर दिया। निंग एक विशालकाय रॉक की तरह हवा में उड़ता हुआ दूर किसी छत पर उतरता और फिर एक और चमक के साथ किसी दूसरी जगह फिसल जाता। उसके दोनों पंख कांप रहे थे और उसकी हरकतें किसी भ्रम की तरह थीं। इस समय निंग पूरे मन से विंडविंग इवेशन दिखाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, क्योंकि यह उसकी मां की आखिरी इच्छा थी। हवा, हवा। जैसे ही निंग ने उसे दिखाया, हवा उसके सामने बही, मानो उसकी मां का हाथ उसके चेहरे को धीरे से सहला रहा हो। हवा का स्पर्श किसी ऐसे व्यक्ति का दुलार था जो उसे जाने नहीं देना चाहता था। धीरे से निंग की चाल और भी अद्भुत हो गई और ऐसा लग रहा था कि वह सचमुच एक विशालकाय रॉक बन गया है और भी अधिक तेजी से और अधिक स्वतंत्रता से, अतुलनीय रूप से फुर्तीला होकर आगे बढ़ रहा है। वह एक विशालकाय रॉक था, एक विशालकाय रॉक जो 9 स्वर्गों से परे आकाश में उड़ता था। निंग अनजाने में उस रात प्राप्त अंतर्दृष्टि को हवा के सच्चे अर्थ में समाहित कर रहा था और उसे पवन पंखों के बचाव के साथ मिला रहा था। उसने उनमें कुछ गहरी भावनाएं भी समाहित कर ली थीं, जैसे कोई पक्षी हवा के लिए तरस रहा हो। महान रॉक। स्नो की आंखें चमक उठीं जब उसने देखा और वह धीरे से बुदबुदाई, महान रॉक। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने बड़े भाई को देख लिया हो। वह लंबा, हट्टा-कट्टा आदमी जिसने बचपन से ही उसकी रक्षा की और उसे प्यार किया था। उसके भाई का विंडविंग इवेजन इस्तेमाल निंग के विंडविंग इवेजन से बिल्कुल मिलता जुलता था। बड़े भाई। स्नो अतीत में लौट गया था। एक बड़ा सा आंगन। उसका बड़ा भाई वहां विंडविंग इवेजन की ट्रेनिंग ले रहा था, जबकि वह बच्ची बड़े भाई पुकारते हुए इधर उधर दौड़ रही थी। छोटी बहन। वह आदमी जो पहाड़ जैसा लंबा और शक्तिशाली था, उसकी ओर देखने के लिए मुड़ा। बड़ी बहन, पापा। उसने 2 और आकृतियां देखीं, एक लंबी दाढ़ी वाला एक सुंदर अधेड़ उम्र का आदमी और दूसरी एक ठंडी और घमंडी युवती। ये उसके पिता और उसकी बड़ी बहन थे। बड़े भाई, बड़ी बहन। पिताजी, मैं आ रहा हूँ। बच्ची स्नो आगे दौड़ी, अपने बड़े भाई, अपनी बड़ी बहन और अपने पिता के पास दौड़ी। फिर से साथ। आखिरकार वे फिर से साथ थे। यिचुआन की बाहों में लेटी स्नो ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक शांतिपूर्ण मुस्कान थी। आह, आह, आह। यिचुआन ने मुंह खोला, थोड़ी आवाज निकाली, पर बोल नहीं पाया। उसने अपनी पत्नी को कसकर पकड़ लिया, सिर ऊंचा किया, पर आंसू फिर भी बह निकले। दूर खड़ा निंग रुक गया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह एक एक कदम आगे बढ़ा, अपनी माँ की तरफ बढ़ा, फिर घुटनों के बल बैठ गया। माँ। निंग ने सिसकना शुरू कर दिया। एक गड़गड़ाहट भरी, दिल टूटने वाली आवाज आंगन के बाहर तक फैल गई। बाहर खड़े नौकरों ने अपनी युवा मालकिन जी निंग की वेदना, दुख और उदासी से भरी सिसकियां सुनी और तुरंत समझ गए कि उनकी मालकिन का देहांत हो चुका है। वे सब सिर झुकाए, आंसू बहाए बिना नहीं रह सके। वे अपनी इस दयालु मालकिन को कभी नहीं भूल पाएंगे। निंग ने पश्चिमी प्रांत शहर छोड़ दिया और सरपेंटविंग झील के द्वीप पर रहने चला गया। अपनी मां की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्होंने स्वयं उनकी अस्थियां सरपेंटविंग झील के पानी में विसर्जित की। उस दिन के बाद से निंग को एक नया शौक लग गया। उसे एक छोटी नाव के ऊपर लेटना और नाव को सरपेंटविंग झील के पानी में स्वतंत्र रूप से बहने देना पसंद था। हुआ यूं कि अपनी मां की गोद में लेटा हुआ। कितना गर्म। पुस्तक 5, अध्याय 10, अथाह गहराई। समय पानी की तरह बहता रहा, खामोश और बेआवाज। पलक झपकते ही लगभग 5 साल बीत गए। सरपेंटविंग झील, ब्राइट हार्ट द्वीप। झील के बीचों बीच स्थित इस द्वीप को जी निंग ने ब्राइट हार्ट नाम दिया था। इस द्वीप पर कई इमारतें बन गई थीं और पहले वीरान रहे इस द्वीप को एक खूबसूरत जगह बना दिया गया था, मानो कोई अलौकिक स्वप्नलोक हो। इस समय यहाँ बसंत से ग्रीष्म ऋतु का मौसम आ रहा था और तरह तरह के फूल खिले हुए थे और मनमोहक लग रहे थे। कुछ नौकरों द्वारा सावधानीपूर्वक की गई सजावट के बाद वे और भी सुंदर और मनमोहक लग रहे थे। बड़ी बहन शरद ऋतु का पत्ता, बड़ी बहन शरद ऋतु का पत्ता। नीले कपड़े पहने एक युवक चिल्लाता हुआ दौड़ा। ऑटम लीफ, जो चाय की केतली उबाल रही थी, मुड़ी और हंसते हुए बोली, ब्लूस्टोन, तुम्हारी तीरंदाजी की क्लास खत्म हो गई। क्या तुम्हारे मास्टर ब्लाइंड फिश ने तुम्हें डांटा? ये ब्लूस्टोन ने अपना सिर रगड़ा और हार मानकर बोला, मुझे डांट कैसे न पड़े। जब भी मैं तीरंदाजी का अभ्यास करता हूँ, मास्टर ब्लाइंड फिश मुझे हमेशा उपदेश देते हैं। वो अक्सर मेरी तुलना बड़े भाई से भी करते हैं, लेकिन मैं बड़े भाई से कैसे तुलना कर सकता हूँ? तुम तो जानते ही हो कि वो कितने प्रतिभाशाली हैं। तुम्हें इस मौके को संजोकर रखना चाहिए। ऑटम लीफ ने ब्लूस्टोन को ऐसे देखा जैसे वह अपने छोटे भाई को देखती हो। उसने गंभीरता से कहा, युवा गुरु ने खुद कहा था कि हालांकि मास्टर ब्लाइंड फिश का डेंटियन नष्ट हो गया था, लेकिन इससे उनका ध्यान तीरंदाजी पर और भी ज्यादा केंद्रित हो गया और उनकी तीरंदाजी की क्षमताएं बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गई हैं। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मास्टर ब्लाइंड फिश यहाँ ब्राइट हार्ट द्वीप पर रहते हैं और क्योंकि युवा गुरु ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था, इसलिए वे तुम्हें सिखाने को तैयार हैं। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी।
अगर तुम इसमें महारत हासिल कर लेते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन तकनीक होगी। ब्लूस्टोन ने तुरंत सिर हिलाया, मैं समझ गया। ब्राइट हार्ट द्वीप पर ब्लूस्टोन का जीवन बिल्कुल बेफिक्र था। निंग उसके साथ पूरे दिल से वैसा ही व्यवहार करता था जैसा वह एक छोटे भाई के साथ करता, और उसके साथ एक बड़े भाई जैसा व्यवहार करता। ब्लूस्टोन जिस तरह से उसे संबोधित करता था उससे ही पता चलता था कि उनका रिश्ता कितना गहरा था। आमतौर पर एक छोटा व्यक्ति अपने से बड़े व्यक्ति को बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। केवल वही व्यक्ति जो साथ साथ बड़ा हुआ हो और इस प्रकार एक दूसरे के बहुत करीब हो बड़ा भाई शब्द का प्रयोग करता था। ठीक है। ऑटम लीफ हंसा और सिर हिलाया। बड़े भाई जी निंग कहाँ हैं? ब्लूस्टोन ने पूछा। तलवार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। ऑटम लीफ हंसा, वह तलवार चलाने का प्रशिक्षण नहीं ले रहा है। ओह, तो वह सरपेंटविंग झील पर सो रहा है। ब्लूस्टोन हंसा। 5 साल सरपेंटविंग झील पर रहने के बाद वह निंग की आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। तलवार चलाने की ट्रेनिंग के अलावा निंग ज्यादातर समय सरपेंटविंग झील पर एक छोटी नाव पर आराम से बहते हुए और झपकी लेते हुए बिताता था। ठीक है, वह सो रहा है। ऑटम लीफ भी उस असीम झील की ओर देखने लगा। ब्लूस्टोन खुद को रोक नहीं पाया और बोला, शुरू में मैंने बड़े भाई जी निंग से पूछा था कि वह हमेशा सरपेंटविंग झील पर क्यों सोते हैं। बड़े भाई ने बस इतना कहा, वह प्रशिक्षण ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, सरपेंटविंग झील के ऊपर सोना प्रशिक्षण कैसे हो सकता है। लेकिन बड़े भाई जी निंग की तलवारबाजी वाकई और भी जबरदस्त होती जा रही है। 2 साल पहले कमांडर यिचुआन ने माना था कि उन्हें यकीन नहीं था कि वह उन्हें हरा पाएंगे। ठीक है, युवा मास्टर की तलवारबाजी अथाह ऊंचाई पर पहुंच गई है। ऑटम लीफ ने आह भरी। मैंने एक बार युवा मास्टर को तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेते देखा था, और जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि कुछ जलीय पक्षी झुंड में उड़कर उसके ऊपर आ गए, फिर कुछ देर तक उसके चारों ओर एक घेरे में उड़ते रहे, जाने को तैयार नहीं। बहुत विचित्र। ब्लूस्टोन आश्चर्यचकित था। पहले कमांडर यिचुआन हर साल एक बार युवा गुरु के साथ मुकाबला करते थे। 2 साल पहले जब उन्हें लगा कि वे जीत नहीं पाएंगे तो उन्होंने आना बंद कर दिया। दुर्भाग्य से युवा गुरु ने मुझे देखने से मना कर दिया, इसलिए मुझे नहीं पता कि कमांडर और युवा गुरु के बीच युद्ध का दृश्य कैसा था। ऑटम लीफ को एक लालसा का एहसास हुआ। उसकी नज़र में जी यिचुआन की तलवारबाजी बहुत पहले ही एक पौराणिक स्तर पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके युवा गुरु की तलवारबाजी स्पष्ट रूप से उससे भी ऊंचे गहरे स्तर पर पहुंच गई थी। यिचुआन भी ब्राइट हार्ट द्वीप पर रहता था, हालांकि वह ब्राइट हार्ट द्वीप के दूसरे छोर पर था। वह आमतौर पर एकांत प्रिय घमंडी व्यक्ति था, किसी को भी अपने पास आने से मना करता था, और उसकी सेवा में कोई नौकर भी नहीं था। केवल निंग को ही उसके पिता यिचुआन के साथ उसके घर जाने की अनुमति थी। मैं सचमुच उत्सुक हूँ, बिग ब्रदर तलवारबाजी में किस स्तर तक पहुँच गया है। ब्लूस्टोन की आंखें श्रद्धा से भर गईं। देखो, शरद पत्ता ने अचानक झील की ओर देखा। ब्लूस्टोन भी देखने लगा। दूर एक नाव धुंधली सी दिखाई दे रही थी। पहले तो ब्लूस्टोन के चेहरे पर खुशी के भाव उभरे क्योंकि उसने सोचा कि वह नाव निंग की है, लेकिन जब उसने गौर से देखा तो उसे पता चला कि यह एक बड़ा जहाज था, वही जो अक्सर लोगों को झील के किनारे लाता ले जाता था। आखिरकार ब्राइट हार्ट द्वीप पर अब काफी लोग रह रहे थे और लगभग 100 नौकर भी मौजूद थे। द्वीप पर अक्सर भारी मात्रा में खाना पहुंचाया जाता था और कुछ बाहरी लोग भी मिलने आते थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें यह नाव चाहिए ही थी। नौक के ऊपर युवाओं का एक समूह था और वे आपस में बातें और मजाक कर रहे थे। सेंट्रल प्रीफेक्चर के स्वामी ने हमें जी निंग को श्रद्धांजलि देने के लिए आने को कहा है। एक बड़े हट्टे कट्टे युवक की आंखों में नाराजगी के भाव थे। हम जी वंश के सेंट्रल प्रीफेक्चर हैं। हम बाकी 4 प्रीफेक्चरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। हम 6 लोग सेंट्रल प्रीफेक्चर के जी वंश की युवा पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली सदस्य हैं। इस जी निंग के साथ हमारा मुकाबला करना एक बात है, लेकिन उन्होंने असल में कहा था कि हमें सम्मान देने आना है और इस जी निंग से मार्गदर्शन करवाना है, और हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी है। अपना मुंह बंद करो, एक सुंदर दिखने वाले युवक ने कहा। केंद्रीय प्रीफेक्चर के स्वामी ने कहा है कि हमें उनका आदर करना चाहिए और उन्हें युवा स्वामी जी निंग कहकर संबोधित करना चाहिए। ठीक है। युवा गुरु जी निंग। वह बड़ा युवक खुद को जोड़ने से नहीं रोक सका। बाकी लोगों के लिए तो ठीक है, लेकिन जीमो, आप सेंट्रल प्रीफेक्चर के हमारे जी कुल की युवा पीढ़ी में नंबर 1 परम प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप 15 साल की उम्र में ही जियांटियन विशेषज्ञ बन गए थे और हमारे जी कुल की सर्वोच्च तकनीक 10,000 तलवारों का माधुर्य में बहुत पहले ही महारत हासिल कर चुके थे। वह जी निंग, हालांकि वह युवा गुरु जी निंग आपसे कुछ साल पहले जियांटियन विशेषज्ञ बन गए थे। आप दोनों ज्यादा से ज्यादा बस मुकाबला ही करेंगे। आपसे उन्हें सम्मान देने और उनसे मार्गदर्शन पाने के लिए कैसे कहा जा सकता है? जीमो, एक काले बालों वाली महिला बोली। तोंगजान सच कह रहा है। सेंट्रल प्रीफेक्चर के स्वामी ने हमें जो निर्देश दिए हैं, हम में से कोई भी उनका खुलकर विरोध नहीं करेगा, लेकिन दिल से हम में से कोई भी पूरी तरह से उनके अधीन भी नहीं है। हम सेंट्रल प्रीफेक्चर के सबसे प्रतिभाशाली युवक हैं, जबकि वह जी निंग, वह युवा स्वामी जी निंग पश्चिमी प्रीफेक्चर के सबसे प्रतिभाशाली युवक हैं। चाहे वह कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, ज्यादा से ज्यादा वह हमसे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली होंगे। वह इस योग्य कैसे हो सकते हैं कि हम उन्हें सम्मान देने जाएं? बस आप सब। उस खूबसूरत नौजवान की निगाहें पानी की तरह थीं। उसने सबको अपनी निगाहों से घेर लिया और बाकी 5 नौजवान चुप हो गए। जीमो निस्संदेह सेंट्रल प्रीफेक्चर के जी कुल की युवा पीढ़ी में नंबर 1 व्यक्ति थे।
इसके अलावा बचपन से ही वे ग्रैनी शैडो के साथ रहे थे और इस प्रकार मो का दर्जा और भी अनोखा था। कई लोगों को यकीन था कि मो सेंट्रल प्रीफेक्चर के जी कुल के अगले प्रीफेक्चर लॉर्ड होंगे। आप सभी जानते हैं कि मैं ग्रैनी शैडो का अनुसरण करता हूँ, मो ने धीरे से कहा। ठीक है। बाकी पांचों की आंखों में विस्मय के भाव दिखाई दिए। दादी छाया, पूरे जी कुल में 2 लोग कुल के शिखर पर थे। एक थे कुलपिता जी नाइनफायर, दूसरी थी ग्रैनी शैडो। ग्रैनी शैडो नाइनफायर की सहोदर और छोटी बहन थी, जो एक बूढ़ी दादी थी और लगभग 4 शताब्दियों तक जीवित रहीं। लेकिन निस्संदेह वे 300 वर्षों से जिफू शिष्य स्तर पर थीं। वे दोनों जी वंश के सार्वजनिक रूप से स्वीकृत जिफू शिष्य थे। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या जीफू के और भी शिष्य छिपे थे या नहीं, ये कहना मुश्किल था। एक कबीला स्वाभाविक रूप से अपनी आस्तीन में कुछ पत्ते छिपाकर रखना चाहेगा, सच और झूठ का आदान प्रदान करते हुए। इससे दीर्घायु होती थी। दादी शैडो ने मुझे खुद तलवारबाजी सिखाई थी, मो ने धीरे से कहा। दादी शैडो की तुलना में मेरी तलवारबाजी अकल्पनीय रूप से कमजोर है। क्या आप जानते हैं कि हम 6 लोगों को सेंट्रल प्रीफेक्चर लॉर्ड ने जी निंग को श्रद्धांजलि देने के लिए सरपेंटविंग लेक क्यों भेजा है? मैंने सुना है कि उत्तरी प्रांत, पूर्वी प्रांत और दक्षिणी प्रांत ने युवा मास्टर जी निंग को सम्मान देने के लिए अपनी युवा पीढ़ी के सदस्यों को पहले ही भेज दिया था और इसलिए हमारे केंद्रीय प्रांत ने भी हम 6 लोगों को भेजा है। गलत। जी मो ने अपना सिर हल्के से हिलाया। हमारा केंद्रीय प्रांत जी वंश का मूल है। कुलपति और दादी छाया दोनों हमारे केंद्रीय प्रांत में ही हैं। मो ने कहा। हमारा केंद्रीय प्रांत सबसे बड़ा क्षेत्र है और हमारे पास जियांटियन विशेषज्ञों की संख्या बाकी 4 प्रांतों से कहीं ज्यादा है। यहाँ तक कि क्रिम्सन गार्ड भी हमारे केंद्रीय प्रांत में तैनात हैं। फिर हमारे केंद्रीय प्रांत को दूसरे प्रांतों की तरह क्यों काम करना चाहिए? तो फिर क्या कारण है? वे सब मो की ओर देखने लगे। मो ने धीरे से कहा, कारण ये है कि 1 साल पहले दादी शैडो ने सरपेंटविंग झील की यात्रा की थी। दादी शैडो सरपेंटविंग झील पर आईं। अन्य 5 युवक तुरंत कई संभावनाओं के बारे में सोचने लगे। मो ने कहा, कुलपति ने एक बार युवा गुरु जी निंग की बहुत प्रशंसा की थी और कहा था कि भविष्य में वे निश्चित रूप से हमारे जी कुल के नंबर 1 विशेषज्ञ होंगे। इसलिए दादी शैडो ने सरपेंटविंग झील पर आकर व्यक्तिगत रूप से ये देखने का फैसला किया कि इस जी निंग में किस प्रकार की क्षमता है। और दादी छाया ने क्या कहा? पांचों युवकों ने मो की ओर आशा भरी निगाहों से देखा। मो की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, दादी शैडो के लौटने के बाद मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि युवा मास्टर जी निंग की तुलना में मैं कैसा हूँ। दादी शैडो बस यही कहती थी कि तुलना करना मुश्किल है, तुलना करना मुश्किल है। मैं उनसे बार बार पूछता रहा कि इस युवा मास्टर जी निंग ने तलवारबाजी में किस स्तर को छुआ है और दादी शैडो बस एक ही शब्द में जवाब देती थी, अथाह गहराई, अथाह गहराई। पांचों युवक दंग रह गए। दादी साया ने भी ऐसी बात कही। जी निंग की तलवारबाजी कितनी भयानक थी। सब लोग, उतरने का समय हो गया है, एक नाविक ने ऊंची आवाज में कहा। तभी उन 6 ने उधर देखा। नाव किनारे के पास पहुंच चुकी थी और दूर से ही उन्हें कई इमारतें दिखाई देने लगी। एक अद्भुत सुंदर दृश्य। वे 6 अपने मन में आश्चर्य से आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए, जबकि जी मो की आंखें चमक उठीं। यहीं जी निंग रहती है?